बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपको खुश आमदीद एंड हैव अ गुड डे। दिस इज सुबह से आगे और मैं हूं इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी इमरान तो थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। कल आप छुट्टी करके आ गए हैं? छुट्टी करके मैं वापस थोड़ा थोड़ा आ गया हूँ। एनर्जीज चाहिए थोड़ा। अक्सर एक रूटीन में जो आप चल रहे होते हैं और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, फिर अचानक से एक ब्रेक आपको नेचर देती है। कभी कभी ब्रेक खुद ले लेना चाहिए इससे पहले कि नेचर आपको दे, आप बीमार हो जाएं, सेहत डिस्टर्ब हो जाए या कुछ ऐसा हो। तो मेरे ख्याल में वो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं खुद नहीं ले रहा था। आ चुका हूँ। आ चुके हैं। आपने कहा ना थोड़ा थोड़ा वापस आ जाए। आई होप आप जल्दी से पूरे वापस आ जाए, क्योंकि हमने और देखने वालों ने आपको मिस किया है कल। ये हम आपको बता रहे हैं सो दैट आपको पता चले कि यू नो यू आर वैल्यूड। ओके जी, छुट्टी इन्होंने की है, लेकिन हमारी पहली खबर जो है, पहली इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो है आपके लिए एक सजेशन के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक प्राउड की बात भी है। और अगर आप छुट्टियां प्लान कर रहे हैं और छुट्टियां प्लान करने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं चलो हम बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर के लोग जब पाकिस्तान को रेकमेंड करें तो फिर क्या किया जाए? पाकिस्तान को रेकमेंड करें तो क्या किया जाए? फिर पाकिस्तान की लोकल टूरिज्म को और फरोग दिया जाए, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। भाई, दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात का जब भी अब जिक्र आएगा तो पाकिस्तान का जिक्र डेफिनेटली पहले भी आता है, लेकिन अब सरे फहरिस्त होगा। जो बरतानवी एक अखबार है, जरीदा है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने साल के दुनिया के 50 बेहतरीन सियाहती मकामात की फहरिस्त जारी की है। पहले CNN ने 25 मकामात की जारी की थी, अब इन्होंने 50 की है। और इस फहरिस्त में भी GB गिलगित बल्तिस्तान को बेहतरीन सियाती मकामात में शामिल कर लिया गया है। जबरदस्त। हमने आपको पहले भी बताया था, इसके ऊपर हमने बाकायदा सेगमेंट भी किया था जब CNN की जानिब से ये लिस्ट सामने आई थी। लेकिन अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कह दिया है, और किसके आपको ना वो क्या कहते हैं, गवाही चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान से बेहतर टूरिज्म जो है ना वो मेरे ख्याल से दुनिया में मैं कहूंगी कहीं भी नहीं। ये है जी वो फंडर वैली, जिसके बारे में मैं आपको इससे पहले जो शॉट था। अच्छा, आप गए हुए हैं? वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। और मेरे जितने दोस्त भी जाते हैं, मैं हमेशा उनसे फंडर वैली का पूछता हूँ कि वो कैसी थी, वहाँ वो इतनी खूबसूरत। हाँ, वो ठीक है इसलिए क्योंकि लोग जाते हैं, फिर वो लोग खराब है ना, जो एक वहाँ पे माहौल है उसको, और हम माशाल्लाह अपना गंद वहाँ पे फेंकते हैं, लेके नहीं आते हैं। सो आप पहले भी ख्याल अगर रखते हैं तो अच्छी बात है। अपने नॉर्दर्न एरियाज का बहुत ख्याल रखिए, बहुत संभाल के रखिए। दुनिया को अब पता लग रहा है कि ये कितनी खूबसूरत जगह, हमें तो बहुत अरसे से पता। अच्छा, गवर्नमेंट के ऊपर हम डाल देते हैं ना जिम्मेदारी सारी, लेकिन हम इंडिविजुअली जो है ना, जो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर अमल नहीं करते, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। और आपका ड्रोन अब कहाँ जा रहा है? मेरा ड्रोन अब रशिया जा रहा है, बिकॉज रशिया में -50 डिग्री की इंतहाई सर्दी में एक दौड़ का इनेकाद हो गया और ड्रोन बगैर किसी तवक्कुफ के पहुंच गया वहां पे। इस दौड़ में यानी कि रेस में दर्जनों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिन बुलाए क्यों पहुंच जाता है आपका ड्रोन? इसलिए कि उसको सिग्नल्स आ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ हो रहा है, यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। यानी कि इतनी सर्दी में कौन दौड़ता है? ये रशियंस दौड़ते हैं ना, इसलिए तो उन्होंने इस दौड़ का इनेकाद किया। बहरहाल जी, एक खिलाड़ी के लिए निहायत दुश्वार होता है इस तरह से दौड़ना। ताहम रूसी खिलाड़ी जो है वो काफी एक्टिव नजर आए, खुश नजर आए। हम ये भी कह सकते हैं कि उनको आदत है उस माहौल में रहने की, वो क्लाइमेटाइज्ड हैं। -50 बट दे आर क्लाइमेटाइज्ड। उनके कपड़े भी तो वैसे ही होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये झटका सिर्फ -1 तक ही होता है, उसके बाद फिर सब सेम ही लगता है, सब एक जैसा हो जाता है, सुन्न हो जाते हैं ना जितना भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग है। हमने कहा आपको दिखाएं। दूसरी जानिब मुल्क भर में जो शदीद सर्दी की लहर है वो बरकरार है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी स्कर्दू हैज बीन द मोस्ट द कोल्डेस्ट। अभी तक इस दौर का भी जो पारा है वो भी -10 तक गिरा है। इसी तरह हुंजा की बात कर लें, गिलगित, यहाँ पे भी दर्जा हरारत इस वक्त -6 तक इस वक्त तक मौजूद है। लेह का दर्जा हरारत -12 है, ये -10 से ज्यादा हो चुका है। श्रीनगर की बात करें, वहां पर -4 रिकॉर्ड किया गया है। लेह मुझे समझ नहीं आता है कहां पे, जस्ट रीड इट। पता ही नहीं आपको। और बलोचिस्तान में क़लात का दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर का दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड किया गया है। बहरहाल पेन मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं। कराची में 11, पेशावर में 2, इस्लामाबाद 1 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके जो हैं, यहाँ पर धुंध बहुत ज्यादा है। एंड अगेन मोटरवे और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। नई मैं मुतासरीन में शामिल हूँ। जो मैं वीकेंड पे जा रही थी तो रास्ते में मोटरवे बंद होगी। कल भी मैंने बताया था, मैंने कहा चले आज भी बता दें। मैंने पूरी रात जो है ना वो फिर मोटरवे पे गुजारी एक रेस्टिंग। मोटरवे बंद था। अच्छा, मेरा ये हमेशा एक नाइटमेयर, मैं बहुत खौफजदा रहा हूँ इससे कि कभी ऐसा हो जाए। चीज़ जो मुझे कल बहुत खौफजदा करी थी, रात को 12 बजे के करीब मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं था, तो मैंने कहा मैं फ्यूल डलवा लेता हूँ। और ये सच्चा वाक़या है, मैं बना नहीं रहा। फिर मैंने टैंक फुल नहीं करवाया, क्योंकि मुझे लगा कि कल शायद सस्ता हो जाएगा तो करा लूँगा। सिर्फ मैंने थोड़े पैसे बनाया। आज पता चला, और आपको भी बता देते कि पेट्रोल 3 रुपये 53 पैसे और डीजल 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा हो रहा है।
महंगा हो रहा है, तो आप ये सोचोगे मैं करवा ही लेता। मैं करवा ही लेता, नुकसान हो गया भाई। अच्छा, हमें वेदर अपडेट देनी थी वैसे, लेकिन पहले हम ये वाली खबर बताने के बाद आप वेदर अपडेट दे दें, फिर हम इस पे बाद में बात कर लेते हैं। चलें, हम वेदर अपडेट दे देते हैं, सो दैट अगर आप प्लान कर रहे हैं, आपको ट्रैवल करना है, या इसके अलावा वैसे भी आपको पूरा दिन जो है ना अपना प्लान करना होता है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, सो अगर आपको पता होगा कि क्या टेम्परेचर रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। इस्लामाबाद की बात करें तो कम से कम रहेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में कम से कम रहेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पेशावर की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 11 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 रहेगा। उसके बाद फूलों का शहर पेशावर, यहाँ पर कम से कम ठंड रहेगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 21 हो सकता है। और आखिर में कोयटा की बात करें तो कोयटा ने एक मरतबा फिर से छलांग लगाई है, -4 पर चला गया है, -4 रहेगा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके मुताबिक आपने अपने दिन को प्लान करना है। ओके, ये बड़े शहरों के लिए, छोटे शहरों वाले गूगल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे भी आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। दूसरी जानिब हम पेट्रोल की बात कर रहे थे, पूरी खबर आपको दे देते हैं। पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफा मुतवक्के है और इस इजाफे के बाद जाहिर बात है आपके बजट पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। एक कंसर्न मेरा हमेशा रहता है, जो ही पेट्रोल में 2 से 3 रुपए फर्क पड़ता है ना, तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ये जो सब्जी वाले हैं या दूसरे फेरी वाले हैं, ये फौरन चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं, किराए बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कम होता है तो कम नहीं करते। ये बड़ा मेरा कंसर्न है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर हमारे पास है। इसके बाद इफ यू डन विद द पेट्रोल शॉक के बाद हम आगे चलते हैं और एक अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर आप दीजिए। अच्छी खबर यह है कि पंजरेला अटक में अरबों रुपए मालियत के सोने के नए ज़खायर दरियाफ्त हुआ है। सोना मिल रहा है जनाब हमारे दरियाओं से, माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छी खबर है। मेरा घर है, आई बिलोंग टू अटक। अच्छा, अब आप पहुंच मत जाइएगा वहां से सोना निकालने, 2-4 तोले ही निकल आए तो आई बी हैप्पी फ्री में। अच्छा, खैर, दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के संगम पर ये दरियाफ्त हुआ है और इसकी तस्दीक जो है पंजाब हुकूमत को 1 साल का अरसा लगा इसकी तस्दीक करने में। अब हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह पर इनकी नीलामी का फैसला करेगी और अगर ये मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया गया तो यकीनन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत पुराना ट्रेड रूट रहा है ये जो इंडस रिवर के साथ ये जो इलाका है, तो फिर वो वहां से ना जाते हुए क्या पता, लेकिन उसके अलावा भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इस पे अब बात कर सकते हैं। बड़ी अच्छी खबर है। खबरें ऐसी बहुत आती है लेकिन फिर हम उसको क्या कहना चाहिए, मटेरियलाइज कुछ नहीं होता, निकलता कुछ नहीं। इसके लिए हमारे साथ उसके साबिक निगरान वजीर बराए कानकुनी और मादनियात इब्राहिम हसन मौजूद हैं। वो इस हवाले से बड़ी खबरों में है, उनसे जरा हमने कहा बात करें और उनसे पूछें कि किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक डुएबल है कि हम इससे फायदा उठाएं। इब्राहिम, थैंक यू, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्लैड टू हैव यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमें थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ कीजिए ना, इस पे क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकायक हैं, क्या वाकई इतना सोना निकल आया है और ये फिर बाहर कैसे निकलेगा ज़मीन में अगर पता चला है कि है? ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 2023 अक्टूबर में जब हमारी हुकूमत थी तो एक जगह से हमें रिपोर्ट हुआ कि तकरीबन 40 से 50 एक्सकेवेटर्स अटक में, जहाँ से दरियाए सिंध पंजाब में दाखिल होता है, उधर इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा। तो हमने जब उधर फील्ड फोर्स को भेजा तो पता ये लगा कि वो प्लेसर गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं। तो फौरी हमने इसकी जो चोरी थी, नंबर 1 तो इसको हमने रोका, जो मशीनरी थी उसको इम्पाउंड किया, FIRs की जो लोग इसमें मुलव्वस थे, और एज ए नेचुरल 2 हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर इदारा है मिनरल सर्वे का, उसको ये टास्क दिया कि आप ये बताएं कि इधर प्लेसर गोल्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और अगर मौजूद है तो किस मिकदार में मौजूद है। तो GSP ने कुछ लगा के फिर तकरीबन 127 साइट्स से 500 सैंपल इकट्ठे किए, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट शाये की जिसमें उन्होंने ये बताया कि इधर तकरीबन 28 लाख तोले सोना अवेलेबल है, मौजूद है। तो इब्राहिम, आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, यहाँ से सोना मिलना, यहाँ पर पहले से रिसर्च नहीं हो रही थी? जी, इधर तो देखें सोने की होती थी चोरी, और जिस आदमी के पास एक छन्नी होती थी वो भी दरिया में पहुंच जाता था, जिसके पास एक एक्सकेवेटर के पैसे होते थे वो भी पहुंच जाता था, और जिसके पास 30-40 एक्सकेवेटर के वसाइल होते थे वो भी उनको किराए पे लेके उधर पहुंचा होता था। इसमें हमने नंबर 1 इसकी चोरी रोकनी थी, और इसको मैं एक और चीज क्लियर करूं कि जो प्लेसर गोल्ड है ये आता है आपके ऊपर पहाड़ों से, और एक ऐसी जगह होती है जिधर उसकी डेंसिटी की वजह से वो सेटल कर जाता है रिवर बेड के अंदर। तो आप जब 10-20 इसको एक्सकेवेट करते हैं तो ब्लैक सैंड के दरमियान से जब आप छानते हैं तो उसमें गोल्ड के आपको ट्रेसेस मिलते हैं। अच्छा, ये जो एक्टिव जी आप मुकम्मल करें। जो पानी का बहाव है वो कम होता है तो फिर लोग उधर पहुंच जाते थे। ठीक है, आपने एक एक्सपर्ट से बात की थी अब से कुछ अर्सा पहले जब ये खबर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत
हैवी फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। इसको निकालने के लिए बड़ी मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है फाइनेंसेस को लेकर भी और टेक्नोलॉजी और मशीनरी को लेकर भी? क्या हम खुद से कर सकते हैं इसकी माइनिंग, या फिर हमें किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे मुल्क को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? और खुदा न खास्ता कहीं रेकोडेक वाली एपिसोड कोई ऐसी दोबारा ना हो जाए, हमें तो यही डर लगता है। देखिए, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा नीचे जमीन के नहीं जाना। जिस तरह फर्ज करें चिन्योट में या बाकी जगह होता है कि आप कई हजारों फीट जो आप नीचे डिपॉजिट होता है, इसमें आपको रिवर बैंक के ऊपर प्लेसर गोल्ड जो है सॉरी, वो अवेलेबल है। तो तो हमारे पास जो जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन है पाकिस्तान की, वो भी आए। उन्होंने कहा कि हम सारा अपना सोना स्मगल करके लाते हैं, आप ये हमें ब्लॉक्स दें, हम जहाँ से सोना प्रोड्यूस करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे और पूरी इंडस्ट्री सेट हो जाएगी। नंबर 2, हमारे पास चाइनीज ने कहा आप हमें दें, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम कोशिश करके पूरा साल इसकी माइनिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान को इसको साफ तरीके से जो 9 ब्लॉक्स हैं इनका। अच्छा इब्राहिम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो एक कंपनी जिसका आप बता रहे हैं वो खुद आपको बता रही है कि हम स्मगल करके गोल्ड लेकर आते हैं पाकिस्तान। ये बताइएगा इसकी नीलामी कब तक मुतवक्के है और क्या एक्सपेक्ट करें हम? हमारी इकोनॉमी को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और कब तक हो सकता है? देखें, ये जो 25 किलोमीटर की बेल्ट है, ये तकरीबन 75 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जिसका हमने सर्वे कराया है। और सिर्फ इस एरिया के अंदर आपके पास 80,000 करोड़ का सोना मौजूद अवेलेबल है। अगर आप इसी तरह के सर्वे कराते जाएं फर्दर डाउन साउथ, और उसमें आप देखेंगे फर्दर कितने ब्लॉक्स हैं, तो उसको ब्लॉक्स की शक्ल में लाया जाए और फिर उसको SIFC के थ्रू ऑक्शन किया जाए। और इसमें ऑब्वियसली काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, पूरी एक पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है गोल्ड की। और आज और जो पिछले 2-4 सालों से जो इधर चोरी हो रही है और जो बेसिक वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उसकी रोकथाम भी यकीनी बनानी चाहिए। इस पे हमारे पास कोई इनिशियल होमवर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है? आपकी निगरान हुकूमत काफ़ी अरसे तक रही वैसे, आपको जब पता चल गया और अब जब ये खबर कंफर्म हो रही है आप कह रहे हैं, तो इस पर कुछ इनिशियली कोई इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था जिसके बाद अब फर्दर अगर पंजाब गवर्नमेंट इसको लेकर चले तो इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं? कुछ ऐसा है? देखिए, जनवरी के महीने में जब हमारे पास रिपोर्ट आ गई तो हमने मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद किया, चीफ मिनिस्टर हाउस में इसको हमने रखा और SIFC को हमने साथ बिठाया। और जितने पंजाब के बिजनेसमैन थे जो माइंस एंड मिनरल से जिनका ताल्लुक था, जिनका नहीं भी था, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सबको हमने कहा कि हम प्लेसर गोल्ड के ब्लॉक्स का ऑप्शन करेंगे। जो छोटा ब्लॉक है उसकी वैल्यू तकरीबन 55 अरब रुपए है, जिसमें 1.25 लाख तोले सोना अवेलेबल है। जो बड़ा ब्लॉक है उसके अंदर तकरीबन 5.5 लाख तोले सोना अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू 155 अरब रुपए है। और आगे नेक्स्ट स्टेज में इसको हमने ऑप्शन में लेके जाना था। अब हुआ ये कि जब गर्मी आई तो पानी का बहाव बढ़ गया और वो जो है इशू हो गया। पिछले हफ्ते इंडियन मीडिया ने ये बात उठाई। इंडियन मीडिया को ये पता लगा कि पाकिस्तान में अटक के मुकाम पे सोना मौजूद है, तो क्या ये पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल देगा? और वहां से फिर जो है ये न्यूज़ दोबारा अब अलाइव हुई है। अच्छा इब्राहिम, ये बता दीजिए कि ये जो अब नई डिस्कवरी हुई है, क्या पाकिस्तान सिर्फ इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट है या फिर भी हमें बाहर की किसी दूसरे मुल्क की, किसी दूसरी कंपनी की ज़रूरत पड़ सकती है इसको निकालने के लिए? देखें, इसमें जो एक बुनियादी बात है वो ये कि जो रिवर बेड है उसके ऊपर ऑब्वियसली पानी होता है। पानी की डेप्थ नंबर 1, नंबर 2 पानी का फ्लो। तो अगर ऐसे मुकामात हैं जिधर ये अवेलेबल है अच्छी मिकदार में और सस्टेनेबल माइनिंग उधर हो सकती है, उधर तो हमें इंटरनेशनल जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनका ताउन दरकार होगा। लेकिन ये कि जो बेसिक माइनिंग है, अगर समझे सीजनल माइनिंग करनी है, लो लेवल पे आपने माइनिंग करनी है, तो वो हम खुद भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स हैं। अच्छा इब्राहिम, जो आप लोग ऑक्शन करने जा रहे थे इसको, उसका मॉडल क्या था? क्या उसमें इंटरनेशनल बिडर्स भी आ सकते थे उस ऑक्शन के अंदर, या सिर्फ लोकल्स को आप चांस दे रहे थे? पहले मॉडल बना था उसका या अभी वो भी स्ट्रक्चर नहीं बना उसका? हमने तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ई ऑक्शन और ई बिडिंग का मॉड्यूल जो है IT बेस्ड लॉन्च कर दिया था और उसी के थ्रू इनका भी ऑप्शन होना था। और उसके अंदर SIFC को भी हम इन्वॉल्व करने का मकसद ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो GCC कंट्रीज हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत सॉट आफ्टर
ऑब्वियसली एलिमेंट है गोल्ड, और पूरी दुनिया में जो लीडिंग कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि हम दुनिया के मिनरल्स के ऊपर कमांड रखें, कंट्रोल करें उनको। तो इसके बहुत लुक्रेटिव एक ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है, और इसमें लेकिन जो हमारे से फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन तक ये मकसद रखना चाहिए कि लेट्स से जीसीसी के हैं या चाइना है, ताकि हमें वो डेवलप भी कर दें और आगे हम खुद इसकी माइनिंग कर सकें। चाइनीज असल में हमें इस हवाले से हमारे साथ आ तो जाते हैं, लेकिन चाइनीज जिस तरह की डील्स करते हैं ना, हमें पता है जिस तरह का हमारा मार्बल बाहर जाता है या दीगर चीज़ें, हमारी रॉ मटेरियल हमारा बाहर जाता है, फिर वापस चीन से हम दोबारा खरीदते हैं वैल्यू एडिशन के बाद, तो हमें बहुत ही महंगा पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि थोड़ा करें, लेकिन हुकूमत अगर अपने ऑन पे कुछ कर पाए या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तर्ज के ऊपर कुछ हो पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने हमें वक्त दिया, और अल्लाह करे कुछ बेहतर हो पाकिस्तान के लिए, कुछ अच्छी खबर। अच्छा, दिस प्रूव्स के पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन मैन मेड रिसोर्सेज जो है ना उनकी कमी है, जिसकी वजह से जो फायदा पाकिस्तानियों को पहुंचना चाहिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है, और फिर अगेन हम बैठ जाते हैं IMF के पास जाने की बातें कर रहे होते हैं। खैर जी, हमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की बात कर ले, जहां पर बिजली सस्ती होने का इम्कान है। भारत सिर्फ इन 3 शहरों में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बिजली सस्ती हो सकती है। 14 IPPs जो है उनके साथ नजरसानी मुआहिदों की मंजूरी हुई है। बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर की गई। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत कल फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ, और जो IPPs हैं उनसे गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती होगी, ये बात की गई। उसके अलावा जो नजरसानी शुदा मुआहिदे हैं वो भी ज़ेर गौर आए, और उससे सारिफीन को 1 खरब 40 अरब रुपए का फायदा होगा। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। शहबाज साहब ये भी कहते हैं कि जो मुआहदे हैं इससे बिजली की कीमत कम हो जाएगी, कौमी खजाने की बचत होगी। जेनकोस के हवाले से कल खास तौर पे PM शहबाज ने बात की, उन्होंने कहा कि जेनकोस क्यों उन आप कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में पैसे दे रहे हैं, वो तो सरकारी इदारे हैं, और दूसरा ये कि डॉलर्स की मद में आप क्यों पैसे दे रहे हैं। मतलब इतनी देर से हम अगर जागे हैं, इट्स बीन मोर देन 12 ईयर्स, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी खासी नींद पूरी कर ली है, तो अब जरूरी है कि इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी कुछ IPPs के साथ मुआहिदे खत्म हुए थे, लेकिन फायदा पाकिस्तानियों को नहीं हुआ। अब आई होप ये 14 IPPs के साथ जो मुआहिदे दोबारा से रीनिगोशिएट हो रहे हैं, को फायदा होता है, लेकिन IPPs वाले पाकिस्तानी जो IPPs चला रहे हैं ना, उन पाकिस्तानी को फायदा। इस तरह से नहीं बोलते, सब कुछ नहीं रखते हैं सामने। अच्छा जी, अब फायर की बात कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ ये आग का सीजन चल रहा है भाई, खुदा न खास्ता हम तो डर रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन एक आग LA में लगी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो लोकल LA है, टॉकिंग अबाउट मरी हिल्स, वहाँ पे और कश्मीर के जो जंगलात हैं वहाँ पे कुछ अचानक आग भड़कने की खबरें आई हैं। मरी में 3 मकामात पर जंगलात में आग भड़क उठी रिपोर्टेडली, और इस पर काबू पाने के लिए अब जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से कीमती दरख्त जल गए, कीमती दरख्त जल गए हैं। लेकिन अब ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आग लगी किस तरह से, और वो भी एक वक्त में 3 मकामात पर आग किस तरह से। लगता है ऐसा है कि कोई शरारत भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आग लगने की वजह से एक नुकसान तो होता है, लेकिन माहौलियात को जो नुकसान होता है, एग्जैक्टली तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसकी वजह से हुआ है। खैर, आज़ाद कश्मीर के इलाके हवेली, कहूटा और तहसील खुर्शीदाबाद के जंगल में भी आग भड़क उठी है। इलाका मकीन जो है वो अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू उन्होंने पाने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने काबू पा भी लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप के सब महफूज रहे। अच्छा, LA लॉस एंजलिस में ऐसा नहीं हुआ, अपनी मदद आप के तहत लोग सिर्फ एस्केप कर सके, वहां पे भाग से वो भी कुछ बेचारे नहीं भाग सके। और जो ताज़ा तरीन कैलिफोर्निया की सिचुएशन है, वहां पे आग इस वक्त भी लगी है, तेज हवाएं हैं, और तेज हवाएं बहुत बड़ी रुकावट हैं। फायर फाइटर्स को वापस बुला लिया गया है। ये जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही एक तो हार्ट ब्रेकिंग भी हम कह सकते हैं, दिल दहला देने वाले मनाजिर है। कई 100 अरब डॉलर्स का नुकसान। अभी हमने 2 दिन पहले बताया था कि 150 अरब डॉलर्स का था, और अभी जो है ना 276 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। और ये कमोबेश है, ये कमोबेश तो तब लगेगा जब मुकम्मल आग खत्म होगी। एग्जैक्टली। कल तक की इत्तलात के मुताबिक 24 लोग जो हैं उनकी जानें जा चुकी थी। अब कहा जा रहा है कि कुछ मजीद जानें जो हैं वो भी गई हैं। 27% तक काबू पाया गया सिर्फ। कुदरत के कामों में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब ये हवाएं जो हैं ये जाहिर बात है कुदरत की तरफ से हैं, दे आर लाइक अनस्टॉपेबल। और आप सिचुएशन इस वक्त देखें बहुत ही ख़तरनाक। और ये जो घर है यहाँ पे कई लोगों की मैं स्टोरीज़ देख रहा था, मैं तो कल से खैर यही देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों की जो स्टोरीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ लोग मुश्किलात का शिकार है, किस तरीके से मल्टी मिलियनर्स इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं, उनके घर ख़त्म हो गए हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया है इंसानी तारीख का। सो देखते हैं कि इससे कैसे कोप अप करता है अमेरिका। लेकिन अभी तक सिर्फ 27% मैक्सिमम आग पे काबू पाया गया है। मजीद क्या सूरत हाल होती है आपको आगाह रखेंगे। दूसरी जानिब जो इकॉनमीज़ है ना मुख्तलिफ ममालिक की, वो ख़ास तौर पर पोस्ट कोविड बहुत वल्नरेबल हो
गई हैं और यूके बरतानिया एक ऐसा मुल्क है, हमारा कंसर्न इसलिए कि वी गॉट मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज ओवर देयर, उधर इकोनॉमी की बड़ी बुरी सूरत हाल है भी है वहाँ पे पाउंड्स ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बड़ी दिलचस्प खबर आई, हमने कहा शेयर करते हैं। जो बरतानिया की सड़कें हैं यूके की, उस पर एक साल में 9.5 लाख से जायद गड्ढे पड़ गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। मतलब सड़कें टूटना शुरू हो गई हैं, गड्ढे पड़ना, हालत खराब हो गई। अच्छा, मायरीन जो है उन्होंने माहौलियाती तब्दीली को कराची की सड़कें देख के इसको, हाँ, लेकिन सिर्फ एक गड्ढे से पता नहीं चलेगा, पूरा व्यू जो है ना वो आना जरूरी है। ये लो पूरा व्यू भी आ गया, पूरा व्यू आगे, वाकई में ये लग रही है कराची की सड़कें। बहरहाल जी, दर्जा हरारत बहुत कम है, जो मायरीन है वो ये कह रही हैं, और फिर कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कें खराब हो रही हैं और गड्ढों की निशानदही करने और इन्हें भरने के लिए AI रोबोट्स की आजमाइश जारी है। अच्छा, ये अब इनको भरने के लिए भी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा, वैसे न्यूयॉर्क और उसके आसपास की भी हालात कुछ इससे मिलते जुलते हैं। ये आई रिमेंबर हमारे एक साबिक वजीर आजम थे, उन्होंने निशानदेही की थी इसकी कि अब शंघाई और न्यूयॉर्क की सड़कों में इसीलिए फ़र्क है कि न्यूयॉर्क की जो प्रायोरिटीज़ है दुनिया भर में जंगों को लेकर वो और है, और बीजिंग की या शंघाई की और है। खैर, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये यूके की सड़कों के हालात हैं, कराची नहीं है, हमने कहा आपको दिखा दें, और बारिशें और कम टेम्परेचर इसकी एक बड़ी वजह है। अब कुछ थोड़ा सा स्पेस के अंदर चलते हैं। 2025 के पहले पूरे चांद का मुनफरिद नज़ारा, साइंसदानों ने चांद को वुल्फ मून का नाम दिया है, और ये जो वुल्फ मून है सिर्फ अमेरिका और कनाडा में देखा गया, ये भी रिपोर्टेडली सामने आया। अच्छा, ये दिखा भी रहे हैं हम। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के, जब मुझे लगता है सिर्फ लाइटिंग का फर्क हो जाता है ना, जब अपनी पोजीशन चेंज करता है चांद या सूरज, तो उसको हम डिफरेंट नाम दे देते हैं। साइज का फर्क थोड़ा सा करीब या ज्यादा हो जाता है। बहरहाल अब आई डोंट नो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो क्या है, इसको वुल्फ मून का नाम क्यों दिया गया, इसको दिया गया। अच्छा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब और क्या हम अंदाजा लगता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था यू बिलीव इन ऑल दिस। एक तो ये कि खूबसूरत है देखने में, और दूसरा ये कि किस्मतें शायद तब्दील हो जाए। कुछ लोग होते हैं जो इस हवाले से इस पे निगाह रखते हैं कि अब चांद पूरा है, चांद आधा है, सितारे इधर हैं, सितारे उधर हैं। तो गाने भी बहुत बनाए गए ना, मौसीकी बड़ी बनाई है। एक चांद आसमान पे है और कई चांद जमीन में, तो उन चांद के लिए गाने बनाए जाते हैं। खैर, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप इस नज़ारे को नहीं कर सके तो अब आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन आपके लिए सहूलत अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं क्विकली अपनी पॉलिटिकल स्टोरी की जाने, बिकॉज सियासत के हवाले से आप जानना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, वी आर ए न्यूज़ चैनल, सियासत पे बात करना जरूरी है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक जानिब मुज़ाकरात हैं, दूसरी जानिब जज़ा और सज़ा का मामला, और तीसरी जानिब कल सेनेट में तुंदो तेज जुमलों का तबादला होगा। अच्छा, सियासी फिजा जो है ना उसमें अभी तक अदम एतमाद की सूरत हाल हम ये कह सकते हैं कि बरकरार है। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ मौजूद है। दोनों जानिब से जो है हम ये कह सकते हैं कि ना बयानात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ना हुकूमत के वज़रा रोक रहे हैं, ना ही PTI की बात करें तो उनके लीडरान रोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ही पैदा होता है कि हुकूमत और PTI के दरमियान जो अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तीसरा सेशन होने जा रहा है, क्या उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्या मुमकिन है? क्योंकि PTI जो है उसने कह तो दिया था कि वो तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दे देगी, लेकिन अभी तक उन्होंने दिए नहीं। वो कह गया था कि जब कभी भी बड़े ज़रूरत पुकार लेना, वाह, तो क्या मैं समझूं कि इस कशिश का सबब हमारी ज़रूरतें हैं। इस मौके पे याद आ गया मुझे, कल शिबली फराज साहब ने पाकिस्तान के हवाले से जो अल्फाज यूज़ किए, मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज़ है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, गीदड़ भी नहीं रहा। He was talking about Pakistan at the floor of Senate. I mean, we are supposed to be responsible. मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बीइंग पाकिस्तानी सिटीजन में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए नहीं आपको बोलने, स्पेशली पार्लियामेंट के अंदर। इससे पहले पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो चुका है, स्पेशली PIA की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, तो हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। अच्छा, बात कर लेते हैं सारी पॉलिटिकल सिचुएशन पर। नून लीग के सीनियर रहनुमा सैयद कौसर काज़मी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा वो सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं और अगर वो हमें कोई इंसाइडर दे सके। थैंक यू सो मच कौसर काज़मी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल, ये तीसरा दौर होने वाला है मुज़ाकरात का हुकूमत और PTI के दरमियान, कितने पुरुमीद हैं? लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए जी, रोज अव्वल से मैं आपका नहीं, आपको PDM गवर्नमेंट का हवाला दूंगा। जब हमारी क़यादत ने बड़ी संजीदगी के साथ तहरीक इंसाफ को ऑफर की थी कि आए हर मामलात पे मिल बैठ के बात करते हैं, और उस वक्त भी इनका जवाब यही था कि ये जो हुकूमत है, ये जो लोग हैं, ये बेख्तियार हैं, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, जिनके इख्तियार में है हम उनसे बात करेंगे। फिर ये कोशिश नजर आए, मसलसल पैगाम रसानी होती रही कि किसी तरीके से हमारी बात सुन ली जाए, हमें माफ कर दिया जाए। लेकिन जब जिन इदारों की तरफ इनका रुझान था, वहां से इनको शटअप कॉल मिली कि आपने अगर बात करनी है तो आपने सियासी क़यादत से बात करनी है, आपके मसाइल का हल सियासी क़यादत के पास है, आप मिल बैठ के ये मामलात हल करें। उसके बाद बिल आखिर इनको मुज़ाकरात के टेबल पे आना पड़ा, और मुज़ाकरात के टेबल पे जब आए तो ये पहले दिन से संजीदा नजर नहीं आए। एक नशिस्त होती है, उसमें ये बैठते हैं और वादा करके उठते हैं भाई कि हम इन राइटिंग जो अपने हमारे मुतालबात हैं
वो हम आपके सामने रखेंगे, मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेंगे, जो कि ये जो बात थी इन्होंने पूरी नहीं की। फिर जब ये जाके बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करते हैं तो वहां से कुछ और चीजें एडअप होती हैं, कभी एक चीज कभी दूसरी, तो इनकी संजीदगी और गैर संजीदगी का वाज़ेह फर्क वहां से नजर आता है। अब हम बिल्कुल बैठेंगे जी, जो जायज मुतालबात इनके हैं उन पे पहले भी गौर हुआ है और आइंदा भी गौर होता रहेगा। सिर्फ ये है कि जो कैदियों की बात की जाती है, चाहे वो साने 9 मई के हवाले से हो या फिर जो दीगर मुकदमात में मुलव्वस हैं जिनके वाज़ेह सबूत रियासत पाकिस्तान के पास मौजूद है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किसी की जात के लिए मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये हमारा मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से था। तो बाकी जो चीजें सामने, ठीक है। कौसर साहब, आप कह रहे हैं जायज मुतालबात, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं मानना, कैदी नहीं छोड़ने, उसके अलावा मैंडेट पे बात नहीं करनी फरवरी के इलेक्शन पे, तो जायज मुतालबात और कौन से होंगे पीटीआई और क्या मांगेगी आपसे, मुझे तो ये समझ नहीं आता। खैर, दोनों जानिब से जो एतमाद का फुकदान है वो अभी तक बरकरार है, ऐसा लगता है। मुज़ाकरात के बावजूद भी जो तुंदो तेज बयानात का सिलसिला है, मुकाबलाबाजी है, वो जारी है। ये क्यों नहीं रुक रहा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि अभी ये जो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम तहरीक इंसाफ है, इसका कोई एक ग्रुप तो है नहीं। इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बातें होती हैं या जिन लोगों से हमारी बात होती है, जो इनके अंदर से लोग हैं, वो बड़ा खुल के इजहार करते हैं। अब जिस तरह देखें, जो अली अमीन गंडापुरी की मुलाकात होती है जेल के अंदर इमरान खान साहब से, उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही है इन्हीं की जानिब से। और जो मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की होती है, उसके हवाले से कोई न खुल के बात करता है, न उस पर कोई किसी और जानिब से कोई गुफ्तगू होती है। तो जब तक ये अपने दरमियान ये जो तकसीम है इसको दूर नहीं करेंगे, अब एक ग्रुप इनका अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ग्रुप है, एक वो वकील बाबू वाला ग्रुप है, और एक जो सोशल मीडिया जो बाहर बैठे हैं, वो तो बिल्कुल इनके दायरे इख्तियार में नहीं आते। वो बिल्कुल चितर में महा जो चाहते हैं वो ट्वीट करते हैं, जो चाहते हैं वो पोस्ट करते हैं, कभी हुकूमत पे, कभी जो हुकूमती एहलकार हैं, कभी रियासती इदारों पे, कभी दिफाई इदारों पे। उनकी जो तनकीद है वो मुसलसल जारी है। तो सबसे पहले तो ये जो चीजें हैं ये दूर करनी पड़ेगी इनको। अगर ये सिलसिले चलते रहे तो आपको फिर तनकीदी बयानात जो हुकूमती बेंचों पे बैठे लोग हैं, जो सीनियर क़यादत है हमारी, उसकी जानिब से बिल्कुल नजर आएंगे। क्योंकि अभी तक ये एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ हमें बेइख्तियार कहते हैं, अर्दगिल के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो आला मनसब पे बैठे लोग हैं उनकी तौहीन करते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अच्छा, कौसर साहब, सिर्फ आपकी बातों से नहीं बल्कि और भी दीगर जो गुजरा है ना इस वक्त हुकूमत की, उनकी बातों से लगता है कि ट्वीट्स से बड़ा मसला है। वो कहते हैं ट्वीट्स रोक ले किसी तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्वीट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है इन मुज़ाकरात को। बहरहाल जी, अभी तक मुज़ाकरात जो मुतालबात हैं पीटीआई ने वो तहरीरी तौर पर नहीं दिए, हालांकि ये कहा गया था कि बानी पीटीआई ने कह दिया है कि तहरीरी तौर पर दे दें। अब आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात का दौरान या मजीद तवील हो सकता है, क्योंकि एक तरफ 31 जनवरी की डेडलाइन भी दी हुई है पीटीआई ने, दूसरी तरफ अभी तीसरे दौर में कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान भी नजर नहीं आ रहा है। देखें, जब तक मुस्बत किस्म के जो गुफ्तगू है वो नहीं होगी और खुल के ये बात नहीं करेंगे, जो मैंने गुफ्तगू इनकी तरफ से बंद करनी पड़ेगी इनको। कि जिस तरह ये कहते हैं जी, इमरान खान साहब ने तो हमेशा हमें ये कहा कि भाई मेरी रिहाई को छोड़ें, आप जो कारकुनान है आप उनकी रिहाई का मुतालबा करें। वो कारकुनान जो कल तक इनके थे नहीं, उनको ये ऑन नहीं करते थे, बल्कि बार डिसोन किया कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, अगर रियासत के पास उनके हवाले से शवाहिद हैं तो उनको सजा दें। तो जब सजा का अमल शुरू होता है तो उनकी माफी तलाफी के बाद उनको छोड़ा जाता है, तो सबसे पहले उनको वज़ीर आला जो केपी हैं वो वहां पे दावत देते हैं और उनके गले में हार पहनाते हैं। तो ये तो सारे देखें सिलसिले हैं। अभी इनकी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो कहती है कि भाई इमरान खान साहब तो मुतालबा नहीं कर रहे अपनी रिहाई का, ये हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू है इन राइटिंग, जब चीजें इसीलिए हमने मांगी थी कि कल ये उससे फिर ना सकें कल, क्योंकि ये सिर्फ अपने वोटर्स के लिए ये बात करते हैं, जिनको हमेशा इन्होंने कहा कि खान साहब डट के खड़े हुए हैं और रियासत उनके सामने हाथ बांध के खड़ी है। और सिर्फ इसीलिए ये आज तक ये नहीं दे रहे थे तहरीरी मुतालबात। जब वो अब सामने आएंगे तो फिर देखते हैं उस पर क्या गुफ्तगू होती है। लेकिन जो इनके बयानात हैं, जो इनका तर्ज सियासत है, जो इनका तर्ज अमल है, उसको अगर देखें तो हमें कोई
बाकी थैंक यू वेरी मच। लेकिन बाकी सब बातें अपनी जगह। पहली दफा मुझे लग रहा है कि हुकूमत एंजॉय कर रही है ये सब कुछ करते हुए ना। हुकूमत को भी मजा आ रहा है क्योंकि हमेशा एहतजाज की वजह से प्रेशर का शिकार रहे आप, लेकिन इस दफा आप एंजॉय कर रहे हैं, ये लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और फॉर योर कमेंट। इस सारी सिचुएशन के ऊपर हम आप तक सूरत हाल पहुंचाते रहते हैं, दोनों अतराफ को मौके पर आता रहता है। सो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई है। अब हम आप एक ब्रेक पे जाएंगे, हम आपको लेकर साथ, लेकिन जब हम वापस आएंगे आयशा हमारे पास एक सरप्राइज है। थोड़ा पर्चा लीक कर दें या रहने दें? कर दें। हमारे साथ मौजूद होंगे आपके फेवरेट मिमिक्री आर्टिस्ट जो कि पॉलिटिकल सटायरिस्ट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शफात अली की। एक ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सबसे आगे। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे फनकार हैं भाई। पाकिस्तान ने बहुत सारे बड़े बड़े फनकार, सारे फनकार हैं सारे फनकार हैं। कहीं ना कहीं फनकारी लग रही है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो लोगों को हंसाने का बाइस बनते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, या उनका एक कहना चाहिए कि विट इस किस्म का है कि वो किसी सीरियस एलिमेंट में से कॉमेडी निकालते हैं और फिर हमारे लिए खुशी का बाइस बनते हैं। और बहुत सारी ऐसी महफिल के अंदर जहाँ पे ज़्यादातर सीरियसनेस प्रिवेल करती है, वहाँ पे जब वो जाते हैं तो एक खुशी का, मज़े का सा एक समा बन जाता है। और बहुत सारी बातें जो बहुत सारे बाबू फाइल्स के ज़रिए नहीं करवा पाते, वो अपनी विट के ज़रिए, अपनी कॉमेडी के ज़रिए उसको हल करा लेते हैं। हमारे साथ सैयद शफात अली मौजूद हैं। वन ऑफ हिज ओन काइंड मैं इनको कहता हूँ, बिकॉज पाकिस्तान में नहीं है शफात जैसे लोग जो इस तरह की कॉमेडी कर रहे हैं, इस तरह का एक्ट कर रहे हैं, या इस तरह की रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के साथ अपने आर्ट को लेकर चल रहे हैं। तो वो इनकी सबसे अच्छी बात ये कि पढ़े लिखे आदमी हैं जो कि मशहूर भी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मशहूर हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वेलकम टू सबसे आगे। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। सो ग्लैड टू हैव यू। कैसा लग रहा है दोबारा मॉर्निंग शो? बड़ा सीन जमीन लग रहा है। वाइब आ रही है? नहीं, आप लोगों ने माशाल्लाह मुझे सुबह सवेरे कराची से उठा के इस्लामाबाद लाके सुट दिया है, तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। इस्लामाबाद आना कैसे हुआ वैसे? मैं जाती काम के सिलसिले में यहाँ पे आया था। वो एयरपोर्ट पे आपका बंदा मौजूद था, उसने वहीं से मेरे ऊपर, मतलब मुझे तो लगा कि शायद इस्लामाबाद है, तो मैं कपड़ा डाल के वहीं पे इस्लामाबाद मैंने कहा शायद वहीं पे आ रहा हूँ, और एड्रेस भी कोई ऐसी किस्म का था, तो मैंने कहा चलो। अच्छा, इस्लामाबाद में अगर एयरपोर्ट पे कोई ऐसे कपड़ा डाल के ले तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर रिहाई 6-7 महीने लग जाते हैं। दिस ऑन अ लाइटर नोट, हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप मौजूद है। एग्जैक्टली, शफात को पहले बातचीत हमने करनी है, बहुत सारी करनी है, बहुत सारे सवाल उनसे करने हैं कि आजकल कहाँ गायब है वो। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जरा उनका देखते हैं। वैसे तो आपने बहुत काम देखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जरा मजीद जानिए इस वीडियो के अंदर। तो शफात साहब, आपकी मेहरबानी, मगर आपने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया, आए यहाँ पर कुछ चुटकुला सुनाए। तो मैं सर, आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को नहीं किया तो अच्छी बात है। 1 हफ्ते में राणा साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं करेंगे। इसी का जिक्र कर रहे थे आपकी, जहाँ पे ना बहुत संजीदगी प्रिवेल करती है, वहाँ पर आपने मुस्कुराहट। ये वैसे हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड है? ये क्या हुआ था? ये हुआ ये कि मुझे अता तारड़ साहब ने कहा कि यार ये सेरेमनी है तो आप अपना कॉमेडी का एक स्किट रखे, और उन्होंने मुझे एक रेफरेंस भेजा जो मोइन अख्तर साहब ने एक ज़माने में किया था, तो मैंने वो कहा उसको मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ, बिल्कुल आप करें। और मैं वो एक्ट करके नीचे उतर आया। अच्छा, जब मियाँ साहब एंटर हुए उस वक्त सेरेमनी में, तो मियाँ साहब ने मुझे देखा और मियाँ साहब मुझे देख के आगे बढ़ गए, मुझे घबराहट हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने अपना एक्ट किया उसके बाद भी मियाँ साहब जो हैं वो ज़रा मतलब रिजर्व से थे। ठीक है। और उसके बाद जब टाइप लग रहे थे उस टाइम भी, मतलब वो होता है ना कि वो उन्होंने मुस्कुराहट जो है ना वो फंसा के रखी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं जी ये मैं तो नहीं दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने, जब उनकी स्पीच आई तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा भाईजान आ जाए, ऊपर आ जाए। और जब उन्होंने अच्छा वो बुला लिया, दैट वाज क्योंकि जो मैंने स्क्रिप्ट दिया था वो कोई 15-20 लोगों से वेट हुआ था। अच्छा, ऑफ कोर्स। और वो बार-बार वेट होने के बाद उसमें था ये निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी। दैट वाज नॉट प्लान्ड, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको बुलाया। दैट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। तो उसमें उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में एक बात रखी थी कि जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म हुई थी तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रीइंस्टेट करना चाहिए। तो हमने उसी वक्त, फिर मैंने मौका गनीमत जाना
कुछ हुआ था वैसे इसके बाद डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के बाद? जी हाँ, काफ़ी काम हुआ है मेरे ख्याल में। मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो जितने डिपार्टमेंट्स बहाल हुए हैं, अच्छा, उनमें तकरीबन 5,000 एथलीट्स ऐसे हैं जो कि वापस आ गए अपनी जॉब्स पे, और मजीद भी आएंगे इंशाल्लाह। स्टेट हो गए, मजीद भी आएंगे मजीद भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो थोड़ी सी आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी के ऊपर बात कर लेते हैं। कैसे पता चला कि मैं मिमिक्री अच्छी कर सकता हूँ? स्कूल के अंदर या घर के अंदर लोग आपको कहते थे कि यार तुम्हारी शक्ल मिलती है या तुम्हारी आवाज़ मिलती है, या कहाँ से शुरू हुआ? कभी भी नहीं लगता था ऐसा। मैं वो बचपन में ना बॉलर्स के एक्शन मिमिक करता था, सभी बच्चे करते हैं कि वो अपने घर के जो है ना बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते थे तो अपनी टीम बनाते थे, उसमें 10 के 10 प्लेयर हम ही होते थे, तुम्हारे 5 बॉलर होते थे, 5 बैट्समैन होते थे, उस तरह से हर बच्चा ये करता है। उस वक्त शायद अब वाले वो जो है वो रोब्लॉक्स वाले बच्चे शायद ना करते हों, और फिर उसमें अपनी कमेंट्री भी करते थे और ये हल्का फुल्का चलता रहता था। बट 2006 में एक शो स्टार्ट हुआ था विच इज कॉल्ड 4-Man शो, और मैं उसका व्यूअर था, और व्यूअर से फिर मैं उसकी टीम का हिस्सा बन गया 2006 में। एंड एवर सिंस हमने 4 साल 4-Man शो का साथ दिया। फिर उसके बाद हम एक और चैनल पे गए, वहाँ हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया विच इज कॉल्ड बनाना न्यूज़ नेटवर्क। 4 साल हमने वो शो किया। फिर एक और चैनल स्टार्ट हुआ, हम उसकी टीम में घुस गए, और फिर वहाँ पे हमने 2-3 साल लगाए। एंड अनटिल जस्ट रिसेंटली 3 साल पहले मैंने अपना एक मॉर्निंग शो गिग ख़त्म किया। उसके बाद से मैं अब टोटली फोकस कर रहा हूँ अपने स्टैंड अप्स पे। अच्छा, इस तरफ आता हूँ, लेकिन ये जो बनाना न्यूज़ नेटवर्क टाइप शो था या 4-Man शो था, इसकी व्यूअरशिप भी बहुत बड़ी थी, अच्छे बजट्स थे, लोग बहुत देखते थे इसको, हम खुद बहुत देखते थे। अब ऐसा क्या हुआ? क्या हमारे यहाँ वही बात कि वो बर्दाश्त का वो एलिमेंट ख़त्म हो गया उन लोगों के अंदर भी जिनको आप लोग मिमिक करते थे, या फिर माशरे के अंदर ओवरऑल वो एक टॉलरेंस नहीं रही, या चैनल्स की प्रायोरिटीज़ वो नहीं रही? ये क्यों हो गया? ये क्यों ख़त्म हो गया ऐसे शोज़? इमरान, जो सियासतदान अवाम में से उठते हैं ना, उनको पता होता है कि उन पे तनकीद हो सकती है, वो अवाम को जवाब दें। लेकिन जो तजर्बे की बुनियाद पे पैदा होते हैं ना, वो खुद को अनटचेबल समझते हैं। ठीक। और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 10 सालों में ये अनटचेबल का तस्वर बहुत ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस खित्ते में पॉलिटिकल सैटायर दुनिया को सिखाया है। इस खित्ते में पॉलिटिकल सैटायर इस खित्ते में जिस नौइयत का हुआ है, जिस तरह का हुआ है, ज़िया के दौर में भी, एक आमरीत के दौर में भी यहाँ पॉलिटिकल सैटायर जारी था, सोशल सैटायर जारी था। पड़ोसी मुल्क में इस चीज़ की अबजद से भी कोई वाकिफ़ नहीं था। हम सब उम्मीद से हैं, 4-Man शो, बनाना न्यूज़ नेटवर्क, ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल सैटायर को एक नई डायमेंशन दे दी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के रवैये जो हैं वो तल्ख होते गए, सियासत तल्ख होती गई, और वो सियासत एक सोशल एक्सपेरिमेंट के जरिए उसमें पूरा समाज तल्ख किया गया। आपको बाउंड किया जाता था इन शोज के दौरान कि भाई आपने वो किसी शख्सियत को मिमिक किया था, तो वहां से अब शिकायत आ गई है, तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। आती है ये शिकायत आती है, लेकिन एक तहजीब होती है ना कि एक लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एक एडिटोरियल लाइन होती है। वो आप तो पहले इदारे की एडिटोरियल लाइन को देखते हैं, फिर आप अपनी एडिटोरियल लाइन देखते हैं, और उसके दरमियान में आप ह्यूमर क्रिएट करते हैं। बड़ी नाजुक दुनिया में पॉलिटिकल सैटायर न्यूज़ का नंबर 1 सोर्स है। एक ज़माने में CNN ने, मेरे ख्याल में गालिबन CNN ने एक पोल किया था कि जी आप किस जर्नलिस्ट को दुनिया का मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट मानते हैं, तो उसमें क्रिश्चियन अमानपुर और वुल्फ ब्लिट्जर और ये सब लोग थे, और उसमें जॉन स्टीवर्ट भी था जो कि पॉलिटिकल सैटायरिस्ट है। एंड जॉन स्टीवर्ट वॉन बाय 95%। हमारे पाकिस्तान में कोई जॉन स्टीवर्ट नजर आता है आपको इस वक्त? बहुत लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है, लेकिन सब लोग ज्यादा पोटेंशियल किस में है पॉलिटिकल सैटायर की? अगर बहुत सारे लोग हैं जो लिख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन मुश्किल है। प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म्स अगर हो भी तो लोग खुद सेल्फ सेंसरशिप पे आ गए। कौन सा हमारा एंकर है, हमारे जितने भी एंकर्स काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कॉमेडी करने की भी भरपूर सलाहियत मौजूद है? अगर एज अ कॉमेडियन सामने आ जाए, या स्टैंड अप कॉमेडियन, कॉमेडी एक बड़ा सीरियस काम है करने की। अच्छा, मैं कह दूंगा, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कॉमेडी को लोग अपने लिए तज़ीक समझते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इंसल्ट समझते हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे, और मेरे ख्याल में कॉमेडियन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपको 2 लेयर डीपर सोचना पड़ता है। अगर आम इंसान सुपरफिशियल होता है और जर्नलिस्ट 1 लेयर डीप सोचता है, तो कॉमेडी 2 लेयर डीप सोचता है किसी चीज को। उसके लिए चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करना। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो कौन है जो कर सकता है, ये नहीं जो अभी भी कर रहा है। आपका काम सही है, जो कर सकता है। अच्छा, उसके लिए जरूरी है कि पहले लोग सहाफी बने। अच्छा, तो अनफॉर्चुनेटली ये जगह वही बात है, एक जमाना था ना एडिटोरियल
लाइंस होती थी लोगों के एडिटोरियल साहब, आजकल सामने यूट्यूब रखो, जो मर्जी दागो, कोई मसला नहीं, मिलियन ट्रिलियन व्यूज आ जाने, पैसे आ जाने, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑब्वियसली अब तो साफत नहीं यूज करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, और मुझे जिस बंदे में ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है वो जावेद चौधरी साहब। एक अच्छे कॉमेडियन, कमाल, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। अच्छा, बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। उनका एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली उन्होंने किया था अपने, क्या नाम है इनका, मरियम साहिबा के जो शौहर हैं उनके साथ, कैप्टन सफदर साहब के साथ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने वाला। उसमें कुछ ऐसी बातें हैं। खैर, आपको कब ये फील हुआ बीइंग शफात अली, आई एम अ फेमस गाय यार, मैं मशहूर हूँ, कब ये फील हुआ आपको? अभी तक नहीं फील हुआ। कभी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया जिसमें आपको लगे यार? नहीं, तो जब आपके पास आता है कोई सेल्फी लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो फील नहीं होता? मैं तो हमेशा से सुपरस्टार हूँ अपनी जात में, लेकिन ये बड़ा जरूरी है क्या, जात में सुपरस्टार? जात में हूँ, वो अलग बात है, अपने आप को ट्रीटमेंट वही दे रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इस किस्म की एटीट्यूड अपना लें, और ये है अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो नई पौध है, अब अजीब सा लगता है, हम खुद मतलब वो बकौल मंसूर भाई के लौंडे लपाड़े हैं, और हम अचानक जो है वो लोगों को नई पौध के ताने देने शुरू करते हैं, तो अजीब लगता है। लेकिन अभी किसी का एक टिकटॉक वायरल नहीं हुआ होता, वो साथ में 2 बाउंसर खड़े कर देता है कि मैं मशहूर हो गया हूँ, और लोगों को एक मरूब करने का तरीका भी है। गुफ्तगू थोड़ी इसी तरफ ले आते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज जो नए आ रहे हैं छोटी छोटी वीडियो से, या कोई एक क्लिप वायरल हो गया एंड देन दे आर सेलिब्रिटीज और करोड़ों कमा रहे हैं, कमाई से मसला नहीं है, बट हीरो बना देना उनको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल इसी तरह है कि एक सिंगर बहुत अच्छा गाता है, तो उसको अचानक आप कहें यार बहुत अच्छा गाते हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? ये एक आदमी बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, आपसे कहते तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, तुम गाते क्यों नहीं? सवाल है ना। इसी तरह अगर एक बंदा टिकटॉक पे ये वाली अपनी वीडियो बना के वायरल हो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कुछ लोगों की जो अच्छा काम भी करें, सारे बुरे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर अच्छा, मैं तो वो टैलेंट नहीं है जो होना चाहिए, जो स्क्रीन डिमांड। उन फिल्टर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं जिनको इतना अच्छा दिखाते हैं। जब भी किसी से बहुत सारे लोगों से असल में मिलने का मौका मिला, उसमें खवातीन भी शामिल थी, तो बड़ी मायूसी हुई कि यार ये टिकटॉक क्या कर रहा है। फिल्टर्स को रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? फिल्टर्स को इसलिए कि उनको अच्छा दिखाते हैं भाई, वो रिस्पेक्ट जो 10 मिलियन 12 मिलियन फिल्टर्स के हैं, वो उनकी शख्सियत के नहीं है। फिल्टर्स के हों, उनके कंटेंट के हों, कुछ एल्गोरिथम्स का भी काम है, जितना क्रिंज कंटेंट होगा उतना ज्यादा वायरल होगा, एल्गोज इस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ज्यादा व्यूअरशिप देते हैं, अलग बात है। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि अगर आप किसी को कहते थे ना कि यार तुझे एक्टिंग में चांस मिलने वाला है, वो जाता था किसी से बड़े से पूछता था कि भाईजान ये मेरे पे बड़ी चीज आ गई, क्या करूं? मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे मिला था तो मैं सबसे पहले जाके स्टेनस क्लास की किताब में लेके आया था कि भाई ये होती क्या, मेथड एक्टिंग किसे कहते हैं, डोंट एक्ट बिकम क्या चीज होती है, ये पढ़ना पड़ा था कि पढ़ के जरा थोड़ा अंदाजा होगा, फुटवर्क कैसे करना है, कैमरा फेसिंग क्या रखनी है, लाउड पिच कंट्रोल। जब आप इन सब चीजों से मुबर्रा हैं और आप सिर्फ ये पालिशी शक्ल बना के आप अगर वो लेना चाहते हैं, लोगों को मिल जाती है, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं, जिसको अल्लाह पाकिस्तान में ऐसा ही चल रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। क्विकली जरा थोड़े से अपने वायरल कंटेंट की तरफ आए आप, जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, ये करते हुए आई मीन द मिमिक्रीज, आप एक तो ये है कि फील नहीं होता कि यार कोई माइंड कर जाएगा, और अगर कोई माइंड कर जाएगा और कभी किसी ने माइंड किया और उससे सामना हुआ, कोई ऐसा वाकया भी हुआ? खास तौर पे बिलावल माइंड लोग करते हैं, लेकिन आप डरते तब हैं कि जब आप अपने आप को ना बहुत नीचे और उनको माई बाप समझते हो। जब आप हर एक को एज इक्वल समझते हैं तो फिर क्या डरने वाली बात है? अगर माइंड करेगा भाई मना लेंगे जाके, नहीं माना तो कोई बात नहीं, खफा हो जाए। कौन सा टीवी शो आप आजकल फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान का मैं टीवी आजकल नहीं देख रहा, मेरे पास टाइम ही नहीं, और अपने शोज अपने काम के पे फोकस ज्यादा। आप क्या टीवी आपने छोड़ दिया? आई मीन बिल्कुल ही छोड़ दिया? कहाँ गायब है? मैं अपने स्टैंड अप कर रहा हूँ, फोकस उसी पे है, और स्टैंड अप का पाकिस्तान में अभी सीन ऑन है, कॉर्पोरेट्स में अच्छा सीन है, सो उसको फोकस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अभी और भी लोग आएंगे इस चीज के अंदर, और आने चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट में तो एक बड़ी लिमिटेड ऑडियंस है जो आपको बहुत अच्छी बात है, रेट्स वगैरह अच्छे हैं, ओके सही है, बीइंग एन आर्टिस्ट आपके लिए वो भी जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा काम जो हम कर रहे हैं ना, माशाल्लाह इतनी टॉलरेंस हो गई है माशरे में कि अगर एक क्लिप हमारा वायरल हो गया, लोगों ने ईंटें मारनी है हमारे दरवाजों पे आके। तो मैं तो हर एक को ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप स्टैंड अप में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, डू नॉट पुट इट ऑन सोशल मीडिया। कोई ऐसा वाकया हुआ है? ये रीजन बनी थी छोड़ने की टीवी? टीवी छोड़ने की ये रीजन नहीं, टीवी छोड़ने की रीजन कुछ और थी।
लेकिन वो नाकाबिले बयान वजूहात। मैं टीवी पे बैठा हूँ, टीवी भी छोड़ने की रीजन टीवी पे कैसे बताऊँ बात तो सही। वो हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करेंगे। नहीं, वैसे ऐसा कोई वाकया हुआ, किसी शख्स कोई ऐसा सामने आया हो जिसने ऐसा इतना एतराज़ कर दिया हो, या जिसे आपको लगा हो कि यार नहीं अब इतनी स्पेस नहीं है? एक साहब थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, उन्होंने 3 बिलियन का सूट होका था। पॉलिटिशियन थे, नाम नहीं ले सकते, अब फौत हो गए, अब अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। अच्छा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे आए। कई आर्टिस्ट्स ने मुझे कन्फ्रंट करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने उनको मिमिक किया हुआ। अच्छा। इस तरह की चीज़ें आती हैं लोग। लेकिन अगेन यहाँ पे हम किसी के बुरा बनाने को तब गलत समझें या बुरा मनाएं उसका कि जब वो हमसे बढ़कर हो। वी ट्रीट एवरीवन एज इक्वल्स। हर बंदा हमारे जैसा ही है, तो किसी से क्या मरूब होना। पॉलिटिकल सटायर जो है उसका फ्यूचर आप पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं? अगर पॉलिटिकल सटायर पाकिस्तान में किसी ने बनाना है तो नाउ इज़ द टाइम। हम अभी वो है ना कि पीपल आर लुकिंग इनवर्ड्स कि हाँ यार हम में कोई गलतियाँ हैं। अभी टाइम है कि सैटायर के ज़रिए कुछ 2-4 चीज़ें हम ठीक कर लें, बिकॉज हम खुद पे नहीं हंसेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, फिर हमें बुरा लगेगा। ठीक है, तो बेहतर है खुद पे हंसना सीखें। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा, अब कुछ स्टैंड अप का रुझान बढ़ रहा है, हमने देखा है लोग आ रहे हैं सामने, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अब तो मल्टी मिलियंस की इंडस्ट्री बन गई है, बड़े फॉलोअर्स भी हैं उनके और बड़े शोज़ भी होते हैं। पाकिस्तान में इसके फ्यूचर को देखते हुए कुछ सजेशन अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए, यू बीइंग द सीनियर आर्टिस्ट, जो उनको हेल्प करे? यार सीनियर वीनियर तो नहीं है, लेकिन नहीं आप हैं ना, मान लें। अरे नहीं यार, क्या मतलब ऐसे थोड़ी इतना ज़ईफ बना दी। मेरे ख्याल में ग्लोबल सोचें, बहुत ज़्यादा इनवर्ड सोचना जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह, वजारत सेहत। और ग्लोबल सोचने में अच्छी बात यह है कि आपको नए वेंचर्स मिलेंगे, दुनिया आपको ज़्यादा सुनेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं न्यूयॉर्क में गया, मेरी ऑडियंस में 20-25% अंग्रेज़ बैठे हुए थे। टैम्पा में 50-60% इंडियंस। लेकिन हम सब्जेक्ट्स कैसे चूज कर? लेट्स से हम द स्टैंड अप कॉमेडियन, अपकमिंग आर्टिस्ट, सब्जेक्ट तो मुझे फिर वही मिलेगा, वही मुझे बिलावल मिलेगा, इमरान खान मिलेगा, उसी पे मैंने बात करनी है, उससे से कॉमेडी निकलनी है। सोशल सब्जेक्ट्स जो यहाँ पाकिस्तान के हैं वो उससे जो इंटरनेशनल ऑडियंस है वो कनेक्ट ही नहीं करती हमारे बिजली के मसाइल या गैस के मसाइल से। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेट मी ये जरा सेगमेंट को थोड़ा लंबा कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कॉमेडी बनती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। इट्स नॉट जुगत कॉमेडी, इट्स द स्टैंड अप। हाउ डज इट बिकम? सो इमरान, कितने अरसे से आप हैं मीडिया में? मोर देन 10 years. 10 years. आर यू मैरिड? या। कितने बच्चे हैं आपके? 1. एक। और कब से शादीशुदा हैं? 2 साल से। आपके ससुराल वाले क्या करते हैं? मेरी तरह बस सोचते रहते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। ओके फाइन। सो हियर वी हैव अ सिचुएशन कि एक मीडिया गाय और मीडिया का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, टीवी इज शटिंग डाउन, डिजिटल पे लोगों शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक बंदा जो मीडिया पे जिसके बारे में पता है उसके ससुराल वालों को इसका फ्यूचर नहीं होगा, उससे वो शादी करने पे क्यों राजी हुए? यहाँ से हमने पहला सब्जेक्ट खोला और उसके अंदर से ह्यूमर, बात से बात बनते बनते ह्यूमर क्रिएट होना शुरू हुआ। उसके बाद आप वहाँ पर रहते कि जब शादी हो गई, बन गई, अब इस बंदे ने फैमिली शुरू की, अब इस बंदे के जहन में सोच गया कि मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा। वहाँ से भी कॉमेडी निकली, वहाँ से। यू बिल्ड अ फॉर्म, उस फॉर्म वर्क पे आप एक पिलर खड़ा करते हैं और उस पिलर के ऊपर एक पंच लाइन आती है, एंड दिस ऑल हैज टू बी डन इन 35 एक्सटेम्पोर है सारा। या इट हैज टू बी, नहीं एक्सटेम्पोर नहीं होता, ये लिखना पड़ता है। सो यस, बाजू का एक वन लाइनर होता है, लेकिन उस वन लाइनर का फॉर्म वर्क 15-20 सेकंड का होता है। 15-20 और जुमला एक ही निकलता है जो फिर आपको लगेगा। क्या बात है। जो करंट सिचुएशन है इस पे जरा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम, उनजारी बात है, आप बड़े जाने जाते हैं। तो मियां साहब आप ये बताइए कि आपने पिछले दिनों कुछ वसवसों का जिक्र किया, आपके जहन में क्या चल रहा है आजकल? आप मोहतरम इमरान साहब, आपको नाम लेते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आप बड़े भले चंगे आदमी हैं। मेरा नाम लेते हुए? बहुत हसीन और जमील आदमी हैं साहब। मेरा नाम इमरान है। बहुत भले मानस आदमी हैं और ये आपकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है कि आप आज इस मकाम पर हैं। सवाल आपने जो किया उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपका ये शो बड़ा कामयाब जा रहा है। अपने शो को मजीद कामयाब बनाइए। और इसको आपका विजन है। अरे यार यकीन करें, आपकी मूछें होती हैं, आप राना लगती थी। अच्छा मियां साहब, इस उंगली की इंश्योरेंस क्यों नहीं करा रहे? बड़ी कीमती उंगली है आपकी, आपको ये उंगली अमूमन एक्साइटमेंट में काम आती है। अच्छा। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आपने किसी को एक नुक्ता समझाना हो या 100 नुक्ते समझाने हो, उंगली अपनी जगह रहती है। आपसे आखिरी सवाल मेरा, इस उंगली में और अंपायर की उंगली में क्या फर्क है, जिसने ऊपर जाना था?
इमरान हो और अंपायर की उंगली का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? लिहाजा आपके इस सवाल को मैं स्किप करता हूं। स्किप करते हैं। ओके, परफेक्ट। अच्छा, बानी पीटीआई जेल में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया है, अभी तक आप जेल में हैं, एक मरतबा तो मिलने भी नहीं आया। बानी पीटीआई। ओह अच्छा, देखिए आशा, ये जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं घबरा जाऊंगा, हम घबराने वालों में से नहीं है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर भी आ सकता हूँ, मैं अंदर भी रह सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाम से पुरजोर एक दरख्वास्त है, सब्र का दामन हाथ से बड़ी बात है खान साहब, आपने सब्र की बात की। आप जल्द से धरने, मुजाहरे, ये अमलाक नजर आतिश करना, ये सब आप ना करें। अब ना करें। ये पैरेलल यूनिवर्स से तो नहीं आ गए? ये बहुत अच्छी बात है। ये अब मैं मुज़ाकरात चल रहे हैं, नाकाम हो गए फिर देखेंगे। चलो, नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे पास नन अदर देन बिलावल मौजूद हैं। बिलावल, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंशाल्लाह, तो क्या तरजीहात क्या होंगी आपकी? सबसे पहले तो मैंने वो शार्क पकड़ना है कि जो जाके समंदर में हमारा केबल काटता है, उसको समझाना है कि तुम शाकाहारी हो नहीं हो, मांसाहारी हो, ये प्लास्टिक तुम्हारे खाने का चीज नहीं है। Okay. अजीब शार्क है, मुझे नहीं पता ये किस किस्म का शार्क है कि ये जाता है, इसको समंदर में ना मछली मिलती है ना जहाज मिलता है, जाके सीधा तार को चक्की काटता है। और ट्विटर वाली तार को क्यों काट देता है, ये समझ नहीं आती। अच्छा, उस शार्क की तो बिलावल साहब कांपे भी नहीं है जो टांगेंगी, तो कैसे गेज करेंगे आपके वो शार्क किस नौयत का है? ये शार्क से हमारे मुज़ाकरात खुलेंगे, सबसे पहले डायलॉग्स होंगे और हम शार्क को कराची लाके दिखाएंगे, उससे कहेंगे इंसान बन जाओ, वरना तुम्हें कराची में लाके छोड़ देंगे। इन द एंड टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। मौलाना साहब के एक्सेंट में आप कोई भी मैसेज देना चाहें अपने देखने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को? मौलाना साहब तो बहुत सारे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मौलाना साहब ब्रेक ले लीजिए, और ब्रेक भी ले लीजिए। मेरे प्यारे नाज़रीन और हाज़रीन, आप सबको एक छोटे से ब्रेक पे लेके जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा इमरान की शक्ल दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दिस इज शफात अली। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। भारत में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जहां एक 16 साल तालिब इल्म था और उन्होंने अपने वालिद से स्मार्टफोन की ख्वाहिश की, जो अक्सर तालिब इल्म करते रहते हैं या लोग करते रहते हैं, टीनेजर्स एक्चुअली। वालिद वो ख्वाहिश पूरी ना कर सके और इस पर गमगीन और दिल बर्दाश्ता होकर उस नौजवान लड़के ने खुदकुशी कर ली। बात यहाँ तक रुकी नहीं, जब वालिद को ये पता चला कि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली तो उसी रस्सी से जिससे हैंग होकर बेटे ने खुदकुशी की थी, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी टू टेल दिस टू यू, बाप ने भी खुदकुशी कर ली। तो इस तरह एक दिन में 2 अमवात हो गई, सिर्फ इस वजह से कि एक बाप एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका और वो बच्चा इतना दिल बर्दाश्ता हुआ, इतना गुस्से में आया कि उसने इक़दाम उठाया और 2 जानें ले गया। अब ये वजूहात क्यों होती हैं? इस तरह के वाक़यात, इस तरह के रवैये क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्या ये नॉर्मल है इस एज के अंदर ऐसे वाक़यात का हो जाना या ऐसे रवैयों का डेवलप हो जाना, या एब नॉर्मल है? ऐसी कौन सी चीज़ें आयशा जो इन रवैयों को टीन एजर्स के अंदर ट्रिगर करती है और जिसकी वजह से वाक़यात पेश आते हैं? मेरे ज़ाती इल्म में भी एक ऐसा वाक़या मैं कोट करूँगा, लेकिन इस पर हमने बात करनी है। बिल्कुल बात करनी है और हमने ये भी देखना है कि क्या ये ट्रेंड अभी ज़्यादा हो गया, क्या अभी हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, या फिर माजी के अंदर भी इसी तरह से था, हम भी टीन एजर रह चुके हैं, टेंट्रम्स होते हैं टीनेजर्स के, लेकिन इस हद तक चले जाना, ये इस पर बात होना बहुत ज़्यादा, हद में इकदाम उठा लेना और उसकी वजह से फिर पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है उसके बारे में भी नहीं सोचते। ये इंतहाई हसास और अहम मौजू है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो आज हमारे साथ कौन है? हमारे साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट मेहमान मौजूद हैं, पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं जो इस हवाले से बात कर सकते हैं। उमैर जालियांवाला हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आप जानते हैं इस हवाले से अबूर रखते हैं और बहुत सारे सोशल इशूज़ के ऊपर हम इनको इन्वाइट करते रहते हैं बात करने के लिए। और इसके साथ साथ डॉक्टर इमरान जोफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे नफ्सियात हैं, उनसे भी हम डॉक्टर इमरान यूसुफ उनका पूरा नाम है, उनसे हम रहनुमाई लेंगे और इमरान साहब से भी जानेंगे कि वो इस रवैये को कैसे देखते हैं। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, फॉर बीइंग विद अस, और उमैर आपका भी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज, आपको इन्वाइट किया तो आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो इस वाक़े को, वो जिस वाक़े का मैं तस्करा कर रहा था, एक मेरे अपने जानने वाले लोग थे और उस लड़के की शादी थी और किसी बात के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट वालिद के साथ हुआ और शादी वाले दिन उसने कोई गोलियां वोलियां खाई और ही पास्ट अवे। ये वाक़या मेरे सामने हो। तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, क्यों होते हैं ऐसे वाक़यात आपके ख्याल में? क्या रवैये इसकी वजह है? हमारे सोशल, हमारा एटमॉस्फेयर, क्या वजह है इसकी?
होते तो रहे तारीखी तौर पे हमेशा से, और आपको पुराने दीन से भी इसकी रिस्ट्रिक्शन मिलेगी, तो ये तारीख का हिस्सा रहा है, लेकिन मौजूदा हाल में पिछली 2 दिहाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में। और इसका रिश्ता आप जोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, इसका रिश्ता आप जोड़ सकते हैं उन हालात के साथ जो कि दुनिया भर में रहें। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपनी डेली लिविंग, जहाँ पे आपको एक एंड पे बहुत ज़्यादा हाइप नज़र आती है सोशल मीडिया पे, कुछ लोगों के पास बहुत लग्जरी है, मौके हैं, दूसरी तरफ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। आपने जो सिचुएशन बताई वो ख़ास इसलिए भी है क्योंकि शादी का दिन बहुत अहम होता है, बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा होता है, बहुत आपकी फियर्स होते हैं। And the interesting part was that guy was also like 21-22 years old. और यंग एज में ये होना इस बात की निशानदेही करता है कि यंग लोगों के रियल रिश्ते मिसिंग है, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो। आप जिस टीनेज की बात कर रहे हैं उस वक्त आपके रियल रिश्ते हुआ करते थे, आपकी नानी, दादी, मोहल्ला। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी यही था, ये जो हम रवैयों में तब्दीली की बात कर रहे हैं, क्या ये रवैये तब्दील सिर्फ बच्चों के हुए हैं या पेरेंट्स भी चेंज हो चुके हैं? अगर हम कंपैरिजन करें पिछली जनरेशन के साथ, पेरेंट्स भी चेंज हुए हैं जिसकी वजह से ये गैप हमें कम्युनिकेशन का नजर आता है? चेंज तो सब होता है, सबको चेंज करना पड़ता है, पेरेंट्स से भी बड़ा कोप किया, एडजस्ट किया है, लेकिन बच्चे मुझे लगता है बड़े होपलेस हो गए हमारे हालात में। तो ख़ास तौर पे जब उनको चेंज नज़र ना आए, जब उन्हें मौका नज़र ना आए, आउट नज़र ना आए कि मैं ये मजदूरी करता भी रहूं तो मैंने कहीं नहीं पहुंचना, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। और नौजवान अब ऐसी दुनिया में है कि आप उन्हें अपनी कहानी नहीं पढ़ा सकते, अपनी पट्टी नहीं पढ़ा सकते, उनके सामने सब कुछ है, ये बड़ा और वो जो सामने है और मौजूद जो है उसमें बहुत फासला है। ये असल में ये हुआ है हमारे साथ 21वीं सदी में कि पहले हमारा जो नौजवान या हम लोग जब बड़े होते थे, कहीं ना कहीं हम कुछ इस सोसाइटी से ले रहे होते थे, अपने बड़ों से ले रहे होते थे। आज का नौजवान एल्गोरिदम से ले रहा है, जो एल्गोरिदम उसे टिकटॉक दे रहा है या यूट्यूब दे रहा है या सोशल मीडिया, और वो 5-6 बिलियनियर कंपनीज हैं जो हमारे मुस्तकबिल को और उस जहन को हैक किए बैठी हैं। नहीं तो क्या होपलेसनेस दे रही है वो एल्गोरिदम हमारे बच्चों? ऐसा है क्योंकि कंपैरिजन तो जरूर है हमारे साथ, चूंकि हमारे नफ्सियात भी मौजूद हैं। इमरान, उनसे हम पूछते हैं, इमरान आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्या वो कंपैरिजन जो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सामने पूरी दुनिया खुली है, हमारा नौजवान करना शुरू कर देता है, वो इस मायूसी की वजह है? बुनियादी वजह क्या है आपके ख्याल में इस रवैये की? इस दुनिया के अंदर इस वक्त हम रह रहे हैं, उसके अंदर कंपैरिजन, कंपटीशन आज नहीं तो कभी नहीं के रवैये हलाकत का बाइस है ना। वो बच्चा जो बचपन से ये देख रहा है कि माँ बाप मुकाबले की दौड़ में भाग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, इससे कम मत आना। हमारे यहाँ तो हमारा एक मेंटल हेल्थ सेंटर है पूरा, हमारे यहाँ बच्चों ने ग्रेड्स कम होने के ऊपर सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा शक्ल लेके मत आना घर के अंदर, अगर ये ना आए तो। अब कहाँ जाएगा बच्चा? वो जिस बच्चे को आपने ये कह के भेजा है स्कूल के अंदर, हम लोग जो है वो खेलने के लिए नहीं खेलते भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 ही आएंगे ना, 30 की क्लास के अंदर सारे के सारे कैसे आ जाएंगे? तो हमने कहा है कि हर हाल में चाहिए। दूसरी बात है कि इस मादियत परिस्थिति की दौर के अंदर हम भी तो हर चीज के पीछे भाग रहे हैं, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, बेहतर फोन, बेहतर ये, बेहतर वो। जब वो हर तरफ यही देख रहे हैं कि सब भाग दौड़ है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा फुकदान हमारे अंदर आया वो ये है कि हलाल हराम की तमीज गायब, जायज नाजायज गायब, छीन लो, नहीं मिल रहा छीन लो, उसको छीन लो। तो अगर इनकी सॉल्यूशंस के ऊपर हम जाएं तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू से वालिदैन को अपने बच्चे को कैसे तर्ज अमल से बड़ा करना होगा कि वो इस किस्म के कॉम्पिटिशन्स में पड़े ही ना, वो जो है जैसे है कि बुनियाद पे उसको ठीक समझे और जिंदगी गुजारे। उससे पहले तो पेरेंट्स को खुद फिर तब्दील होना पड़ेगा ना, वो जो भाग रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं। जी, सबसे पहले वालिदैन तो उसके ऊपर आए कि मैं कनात के ऊपर आ जाऊं, वो तो उस पर आ जाए कि शुक्र के ऊपर जो है वो आ जाऊं। वो तो उस वक्त दस्तरखान में बैठ के जो है वो एक साथ खाना खा ले, शुक्र के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ तो खत्म कर ले। बजाय इसके कि 5 कमरों के अंदर 5 जगह से डिलीवरी आने के बाद बंदा जो है वो बैठा है और आपको ये भी नहीं पता किसने खाया किसने नहीं खाया। मुझे जो, मैं तो अपने बच्चों बहुत पहले से ये अलार्म कर रहा हूँ अपने यहाँ पे वालिदैन की पेरेंटिंग क्लासेस के अंदर, आज जो आप उसकी नाजायज बात पूरी कर रहे हो, कल को ये छुरी अपने गले पे रखा हुआ होगा और आपके पास नहीं होगा तो क्या करोगे? लेकिन इमरान, डोंट यू थिंक, एक मुझे एडवोकेसी करने दीजिए पेरेंट्स की, डोंट यू थिंक कि बाहर से जो इंफॉर्मेशन का सैलाब है, जो प्रेशर है, वो इतना ज्यादा है कि अब शायद वालिदैन की एग्जिस्टेंस या वो ब्रॉटअप, वो 2 लोगों की एफर्ट, जो खुद भी बेचारे इतनी बिजी हैं 2 वक्त की रोटी पूरा करने में, वो इतनी एफर्ट कर नहीं पाते कि वो उस बच्चे को सैलाब से बचा सके, और वो सैलाब में उस रो में बह जाता है। ऐसा नहीं लगता आपको? सर, दुनिया और आखिरत के अंदर ये दलील नहीं है कि वालिदैन अपने फराइज की जो है वो नाकामी के ये दलील दे दें कि जी
बाहर से टिकटॉक परेशान कर रहा था। ये दलील एक्सेप्टेबल लेकिन एक फर्ज दूसरे पे भारी है ना इमरान माय पॉइंट इज कि एक फर्ज दूसरे पे भारी है ना। खाना खिलाने की अब इतनी जिम्मेदारी हो गई है, वही पूरा नहीं होता तो इस जानिब आते आते वक्त लग जाता है और फिर कभी कभी वक्त हाथ से निकल जाता है। वो भी तो जिम्मेदारी पूरी करते हुए ही इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते। ये सवाल है सर। मेरे वालिद ने कहा था, बेटा बहुत छोटा था, मेरे वालिद ने कहा था बेटा जिंदगी में हाथ नहीं फैलाना, मुसलमान 18 घंटे का रोजा रखता है। मैंने फाका देखा लेकिन मैंने हाथ नहीं फैलाया। ये पहले भी था। ऐसा नहीं है कि आज ही पेट नहीं भरता। पेट पिज्जा खा के भी नहीं भर रहा, पेट पास्ता खा के भी नहीं भर रहा, पेट 5 चीजें आके भी नहीं भर रहा। कहीं ले जाए उसका दिल सब कुछ दिला दिया उसके, वो खुदकुशी पे जा रहा है। वो कह रहा है और चाहिए। ये आप भूल जाएंगे ज्यादा। अच्छा, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर जो है इमरान, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपका पॉइंट भी और इसके अलावा जो सोशल मीडिया का पॉइंट भी, और मैं चाहूंगी कि उमर आप इसके ऊपर कमेंट करें कि चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। पहले हमें याद है कि हमारी अम्मियाँ जो हैं हाउसवाइफ हुआ करती थी, घर में होती थी, ऑल द टाइम हमारे सामने है। हम स्कूल जा रहे हैं, वो हमें भेज रही हैं, वापस आ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया हुआ है। आज हम चेंज ये देखते हैं कि मदर भी ऑफिस जा रही है, फादर भी ऑफिस जा रहा है, उस तरह से टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को। इस चेंज ने कितना अफेक्ट किया है रवैयों को, बच्चों को खासतौर पर, या उनकी तरबियत की बात कर लें, एंड देन इसका कंपैरिजन फिर हम सोशल मीडिया से भी कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये जुड़ता भी है पिछले वाले सवाल के जवाब से। देखें, उसमें ज़रूर एक तबका होगा जिसका पिज्ज़ा खा के भी पेट नहीं भर रहा, और शायद ये वो तबका होगा जिसमें दोनों मौजूद नहीं है और बच्चे का रियल रिश्ता नहीं है, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसको कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, ये सो रहा किस वक्त है, खा रहा किस वक्त है, ये कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है जब पेरेंट्स मौजूद नहीं होते, स्पेशली जब वो काम कर रहे होते, तो ये नेचुरली इसलिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ हाउसवाइफ होती है और डिस्कनेक्शन होता है क्योंकि बच्चे एक बिल्कुल अलग दुनिया के अंदर। सो ओपन कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर बोथ। लेकिन यहाँ पे हम बहुत बड़ी जजमेंट पास कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास वाकई खाने के लिए नहीं है, कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो निकलते हैं तो उन्हें 1000 रुपये नहीं मिलते, पूरे दिन की मजदूरी के 1000 इकट्ठे करें तो 30,000 नहीं होते। 30,000 में कुछ नहीं हो सकता। या आमदन 2 लोगों की है, खाने वाले 6 हैं। पिछले 2 सालों में ऐसे इलाके में जाके काम किया है मैं। अदरवाइज आपको पता है मैं एक अर्बन बॉय रहा, सक्सेसफुल ट्रेनर, तो हमेशा जजमेंट में रहा कि ये इन लोगों का मसला है, ये लोग सोचते हैं। लेकिन जब आप वाकई वहाँ जाके देखते हैं और आपके इर्द गिर्द कोई मिसाल ना हो, आपके पास कोई सरकारी इदारा ना हो, कोई हीलर ना हो, मज़ार के अलावा कोई हीलिंग सिस्टम ना हो, रिलीजन के अलावा कोई कोपिंग मैकेनिज्म ना हो, तो आप जानते हैं कि फिर क्या होगा। और वो रिलीजन ने भी, मैं आपको बताऊं, सुसाइड के केसेस को हेल्प नहीं किया। हमारे नौजवानों के अंदर ये गिल्ट भी है कि अगर वो जवानी के अंदर कुछ कर लेते हैं तो फिर अपनी और शेम में चले जाते हैं, हाय मैंने क्या कर लिया। एंड रिमेंबर एक हमारे आलिम है बड़े फेमस, उनके अपने बेटे ने खुदकुशी की थी। बिल्कुल, ये सारे प्रेशर्स हैं। तो आप जो फैमिली की बात कर रही हैं उसमें देखें फैमिली डायनामिक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। मैं ये जजमेंट नहीं प्ले करूंगा कि अगर मदर वर्क कर रही है तो चैलेंज होगा, बाज़ मरतबा माँ के होते हुए भी चैलेंज होता है, होके भी बंदा डिस्कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर और चीज़ें शामिल हैं कि जो बात की मुकाबले की, कि अगर फैमिली में सारे सक्सेसफुल हैं, सारे बच्चे आपके सिबलिंग सक्सेसफुल हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं, सारे उस स्कूल के पैरामीटर पे कामयाब हो रहे हैं, PhDs तक जा रहे हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया है आपका। अब ये बच्चा अगर बन जाए तो स्टार है, लेकिन बहुत केसेस में ये डिस्कनेक्टेड सर अब तो ऐसे केसेस भी आते हैं कि एक फैमिली में जो नाकाम बच्चा होता है, उसके कजन्स कोई PhDs हो गए सारे, फिर वो बच्चा यूट्यूबर बन जाता है और सबसे ज्यादा पैसे उसके पास होते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि मायूसी किसी भी वक्त आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मायूसी ऑप्शन नहीं है, आप एक ह्यूमन है, अल्लाह ने आपके अंदर इतनी सलाहियतें रखी हैं, कहीं ना कहीं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये भी बताया जा रहा है कि यू गॉट सम स्पेसिफिक नंबर्स एंड टर्म्स जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई नंबर्स हम देख सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका में 2022 में 49,000 केसेस ऑफ सुसाइड, 49,000 लोगों ने खुदकुशी की अमेरिका में। यस, बरतानिया में पिछले साल 7,000 लोगों ने, इंडिया में आई थिंक 1,71,000 लोगों ने। इंडिया की आबादी भी बड़ी है। जापान आप जानते हैं दुनिया का एडवांस मुल्क है और बहुत ही अच्छा कल्चर है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पे बोर होके, लोग वहाँ पे छोटी सी अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने पे, तो ये एक ह्यूमन फिनोमिना है। इसका वाहिद हल अगर मैं आपको एक इक्वेशन में बताऊं, दैट डिस्कनेक्शन इज ड्रग्स, डिस्कनेक्शन इज डिजीज,
Disconnection is death. Communication is the key. And connection, communication is we. अच्छा, आयरनी जो है ना वो ये है कि हम इतना ज़्यादा सोशली कनेक्टेड भी हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उसने कम्युनिकेशन इतनी आसान कर दिया, लेकिन उतने ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड जो है ना वो होते जा रहे हैं। सबक आप डिक्टेटर साहब से सीख लें। उनके बहुत लाखों लोग मानने वाले थे, उनको लगता था वो एयरपोर्ट आएंगे, 150 बंदा नहीं आया था। तभी मैंने कहा डीप कनेक्शन। Let me ask one very important. इमरान, आप चूंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकार एक ऐसा आर्ट है मुझे लगता है किसी भी जगह पे, टू डिनाई समथिंग। खास तौर पे अगर पेरेंट्स डिनाई करते हैं अपनी टीनेज, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, तो आई बिलीव इट्स एन आर्ट कि उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो, उसने अपने दोस्तों के सामने जिसकी वजह से ये फरमाइश की है वहां पे भी उसका भरम रह जाए, और घर में भी उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि नहीं, मेरे माँ बाप ने अगर ये नहीं किया तो फॉर द टाइम बीइंग नहीं किया, ऐसा नहीं कि मेरे साथ खड़े नहीं है। इस इनकार के आर्ट को कैसे डेवलप करें वालिदैन अपने अंदर? समझाने के बजाय समझने की कोशिश करें। दैट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है कि आप समझाने के बजाय उससे समझने की कोशिश करें कि उसको चीज चाहिए, वो उसको क्यों चाहिए। अच्छा, जब वो एक्सप्रेस कर देगा तो आधी चीज तो उसकी हो जाएगी कि आई हैव बीन हर्ट, मुझे सुन लिया गया है, मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया। दूसरी बात, अब आज बच्चा इतना एडवांस हो चुका है कि आप उसको अपने वसाइल को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो वसाइल आपके अपने लाइफ स्टाइल में भी रिफ्लेक्ट होने चाहिए। उसको तो आप एक बेसिक चीज नहीं दे रहे, खुद दूसरा मोबाइल लेके आ गए नया, तो वो कहेगा कि भाई इसकी क्या जरूरत थी फिर, या इस तरह घर के अंदर और ऐसी अननेसेसरी दिखाने के लिए, खाला को शो मारने के लिए, उनके घर बिल्कुल। और इमरान, सिबलिंग्स जब होते हैं या एक से ज्यादा बहन भाई होते हैं, वहां पर भी ये चीज अफेक्ट करती है कि एक बच्चे के पास मोबाइल है और दूसरा बच्चा कह रहा है कि मुझे भी दिला दिया जाए और नहीं दिलाया जाता, तो तब भी इसी तरह से अफेक्ट करेगा उसको साइकोलॉजिकली ये सारा मैटर। कहा ना, कंपैरिजन और कंपटीशन तो हलाकत है ना, इसकी दीन में इजाजत भी नहीं है। और मैं क्विकली अगर आपकी वाली बात कहता हूँ, जो आपने कहा कि अगर घर के दोनों अफराद काम पे जा रहे हैं तो फिर क्या करे बच्चे के लिए, तो फिर दादा दादी नाना नानी इतने बुरे लोग नहीं थे जिनसे आपने अपने बच्चों को दूर रखा हुआ है। तो आप जरूर इस तरह की जो है वो ज्वाइंट फैमिली का जो पार्शियल ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वो बहुत अच्छा था कि आज अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके बच्चों को देखने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट मौजूद है, उसको क्यों नहीं यूटिलाइज करते। इमरान, थोड़ा सा हम सॉल्यूशन की तरफ भी आने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करते हैं उन पेरेंट्स को जिनको खुदा न खास्ता फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन का सामना हो सकता है। अगर बच्चा आकर इस तरह से धमकी दे कि मैं अपनी जान ले लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, तो पेरेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? इंगेज कम्युनिकेशन। सवाल ये कि बजाय इसके कि आप उसको बस सीधा गुस्सा में आ जाए और आखिरत दिखा दें और जहन्नम दिखा दें और ये दिखा, जो अभी उसकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो इमोशनली चार्ज है। आप उसको इमोशंस देखिए, जब आपका दूध में उबाल आता है, चूल्हा बंद करते हैं सबसे पहले ताकि वो उबाल जो है वो नीचे आ जाए। इमोशंस की एक ही हाल है कि उसको इमोशंस को डाई डाउन करें, और वो वक्त क्या होगा, आप उसको एंगेज कर लें, आप उसको कम्युनिकेट कर लें, बहुत सारी चीजें आप डाइवर्ट कर लें, उसको अटेंशन दे दें, उसको तवज्जो चाहिए। यकीन माने बच्चे को तवज्जो चाहिए। जब उसको ये तवज्जो नहीं मिलती है तो भी कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, मैं दूसरी मतलब इसको खत्म कर देता हूँ। तवज्जो तवज्जो और तवज्जो मिलेगी सिर्फ वालिदैन से, ये स्टार्ट है और इसमें बहुत सारे पैसे नहीं लगते। ठीक है, बहुत अच्छी बात करें, बहुत आसान समझ आने वाली बात है कि बात करें, बच्चों को एंगेज करें। हमारे साथ नदीम अनवर हैं, क्वेटा से कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नदीम, क्या पॉइंट है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बात कीजिए जी। ऐसा है कि जी मैं मेरे साथ ही आई साइड का मसला है, मेरे रेटिना में सुराख है काफी अरसे से। तो पहले मैं वकील था, तो वो भी इस डिजीज की वजह से मुझे ये वकालत छोड़नी पड़ी। फिर मैंने मैथ्स में एमएससी भी की हुई थी, तो मैं प्रोफेसर एज अ लग गया। ठीक है, ये आर्मी पब्लिक कॉलेज में। ठीक है, तो फिर वहाँ भी मैं नहीं चल पाया क्योंकि इशू क्या है बेसिकली आपका? मजाक उड़ाते थे। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखें ना, अगर ये फिजिकल आपको कोई डिसेबिलिटी है तो ये अल्लाह की तरफ से है, तो इस पे भी मैं तो अपने आप को बर्दाश्त किया। तो इस तरफ भी अगर आपको लोग तंग करते हैं तो लोगों का रुझान फिर खुदकुशी की तरफ ही आता है। तो इस पे आप मुझे जरा गाइड करें। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें नदीम, जो लोग आप मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, वो उनका अपना फेल है, इससे आपकी वैल्यू कम नहीं हो जाती है। इसका जवाब हम ले लेते हैं। आप तो बड़े रिजिलिएंट हैं, आप तो उन लोगों को आके बेनकाब कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे कि देखो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं तो अपनी जिंदगी में चल रहा हूँ। आपके लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। पॉइंट बहुत अच्छा उठाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। सब लोग आपकी तरह ऑब्वियसली वोकल नहीं हो सकते। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नदीम का कि किसी वकार भी है, जरा उनसे भी बात करते हैं। वकार, आप अगर सुन पा रहे हैं कराची से, क्या पॉइंट है आपका? मिसेस वकार। मिसेस वकार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे अपने बेटे के हवाले से बात करनी। मेरा बेटा है 5 साल का, तो वो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं सिर्फ घर में।
अगर मैं उनको जैसे उनके रिलेटिव्स में लेके जाऊँ, उनकी नानी के घर लेके जाऊँ, तो वहाँ पर नहीं करते, पर घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एनी टाइम मोबाइल कुछ एक्टिविटी और उनकी है नहीं। उनके बहन भाई हैं जो जिनके साथ वो खेलते हो, या दादा दादी जो घर में है उनके साथ वो खेलते हो? नहीं, दादा दादी तो नहीं है, बस एक भाई हैं उनके, वो छोटे हैं, अभी 1 साल के हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मिसेस बकाल कॉल करने के लिए। 5 साल का बच्चा है, घर पे मुसलसल मोबाइल यूज कर रहा है और इस हद तक कर रहा है कि मदर इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिम। जी, लेकिन 5 साल के बच्चे को तो पेरेंट बहुत अलग अंदाज में मैनेज कर सकता है। ये कोई 15 साल का टीनेजर नहीं है जिसको आपको बहस करना पड़ेगा, जिसको आप कुछ करेंगे तो वो बहुत ही अलग इम्पैक्ट रखेगा। और यहाँ पे क्लियर कट एक्शन होना चाहिए। बच्चे स्क्रीन टाइम इसलिए, और मैं बच्चों वाला हूँ तो मुझे समझ आता है, जब मैं फ़ोन पे हूँ तो बच्चे नेचुरली फोन पे होंगे। मेरी छोटी वाली है, वो सेल्फियां लेती है, वीडियोस बनाती है सारी, तो हमें खुद अपना फोन मैनेज करना पड़ेगा बच्चों के सामने। अगर हम खुद टीवी, लैपटॉप्स और फोन से बाहर नहीं आ रहे तो हमारे बच्चे भी बाहर नहीं आएंगे। बच्चा माँ बाप से बच्चे उन चीजों से खेलते हैं जैसे माँ बाप खेलते हैं, रिमोट से खेलते हैं, तो बच्चे रिमोट वो घर पे जो कुछ हो रहा है उससे ले रहा है। नदीम का जवाब जो है ना मैं चाहूंगी, मैं ये देख नदीम वाली बात से एक तो बहुत बड़ी वजह होती है जब आप फिट इन नहीं होते, जब मजाक उड़ाया जाए। और इसीलिए हमारे दीन में तो बहुत स्पेसिफिक नाम किसी के रखना, मजाक उड़ाना इजाज़त ही नहीं है। वो मुसव्विर है, हर कोई बनाया हुआ उसका आर्ट पीस है। आर्ट पीस यानी किसी इंसान का मजाक उड़ाना, उसके आर्ट वर्क से इख्तिलाफ, आर्टिस्ट को नीचे लाना है, और ये हम में से किसी को कबूल नहीं है। तो एहतियात करें जहाँ ये हो रहा है। मैं उन लोगों को हौसला ये देना चाहूँगा कि नंबर 1, हर सच 3 स्टेप से गुजरता है। नंबर 1, उसका मजाक उड़ाया जाता है। नंबर 2, उसको रोका जाता है। और नंबर 3, उसके साथ सेल्फियां खिंचवाई जाती हैं। तो आप दूसरे और तीसरे लेवल पे जाएं। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है इमरान, आप अगर सम अप करते हुए पेरेंट्स को, टीनेजर्स, बच्चों को जो कुछ डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है, कुछ भी कहना चाहें, इसको सम अप करना चाहें इमरान। जो है ना, रिलीजन एक बड़ा कंप्लीट सोल्यूशन है, और ये आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म भी है। मेरी पोस्ट डॉक्टरेट यूके में भी यही इस्लाम एंड साइकोलॉजी पे ही थी। जिस साहब ने भी नाबीना की बात की थी, जिनकी जो सलाहियतें जा रही है, मुस्तनिद अहादीस के अंदर ही मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिससे मैं बीनाई ले लूं उसका इनाम सिर्फ जन्नत है। तो आप तो पहले खुद जो है वो खुश हो जाए इस बात के ऊपर कि अल्लाह ने आपको जन्नत जो है वो कंफर्म कर दी है। इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात होगी कि छोटी सी नेमत लेके अल्लाह ने आपको अबदी जो है वो दे दी है। इसी तरह अगर आप ये स्टेप्स उठाएंगे, आपको रिलीजन के अंदर ही मिलेगा, कनात मिलेगा, शुक्राना जो है वो मिलेगा, रहम मिलेगा, सिला रहमी मिलेगा। ये सारी वो छोटी छोटी चीजें जो स्टोरीज में हम बताते थे। वालिदैन दोबारा प्लीज जाइए, छोटी स्टोरी। बिल्कुल ठीक है। और वो मुझे फराज साहब का शेर याद आ रहा है, ये क़नाअत है, अताअत है कि चाहत है फराज। उन्होंने तो अपने बिलवड के लिए लिखा होगा कि मैं तो राज़ी हूँ वो जिस हाल में जैसा रखे। आप ये शेर लागू कर लें अपने ऊपर, कुदरत को लेकर, और साथ साथ अपनी एफर्ट जारी रखें। आपके हाथ में सिर्फ कोशिश है, नताइज से परेशान मत हों। कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी देर से आते हैं, तो आपकी हाथ में कोशिश है वो आप करें, और मुतमईन रहें जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और कम्युनिकेट करें। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट का उमैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की खलाई तहकीक जो है वो एक नया संगे मील अबूर करने जा रही है। कौमी खलाई इदारा स्पार्को जो है मकामी तौर पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट 17 जनवरी को लॉन्च करने जा रहा है। ये सैटेलाइट चीन के एक सेंटर से खला में लॉन्च किया जाएगा, और इसका मकसद कुदरती आफात से निपटना होगा, ज़राअत की निगरानी होगी, शहरी मनसूबाबंदी होगी, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा है अगर ये जैसा कि हम कह रहे हैं कि हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी चीफ मैनेजर स्पार्को डॉक्टर उस्मान इफ्तिखार हैं, उनसे ज़रा स्पेक्स इसकी पूछ ले, क्या फ़ायदा हो सकता है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। थोड़ा सा हमारे लिए इस सैटेलाइट को एक्सप्लेन कीजिए, ये क्या है, कैसे हेल्प करेगा हमें? कैन यू हियर मी डॉक्टर उस्मान? जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट जी EO1 सैटेलाइट है जो कि कल इंशाल्लाह चाइना से लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो बैकग्राउंड है अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता है कि जैसे स्पार्को काफ़ी सालों से जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और इसमें खुद इंहिसारी की तरफ जो है वो गामजन है। तो पिछले एक डेकेड की अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की मैं बात करूं तो 2011 में पाकसेट 1R हमने लॉन्च किया, जो कि पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था।
फिर 2018 के अंदर हमने 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इकट्ठे लॉन्च किए, जिनमें से एक जो है वो मुकम्मल तौर पे स्पार्को में बनाया गया था। उस सैटेलाइट का मकसद जो था वो स्पेस में अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को टेस्ट और वैलिडेट करना था। वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद अब ये जो सैटेलाइट है जो कल लॉन्च होने जा रहा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे स्पेस प्रोग्राम में। और ये बेसिकली हमारे मुल्क की जो ज़राअत है, हमारे मुल्क की जो अर्बन डेवलपमेंट है, डिजास्टर मॉनिटरिंग है और इस तरह की जो दीगर एप्लीकेशंस हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये सैटेलाइट चीन के एक सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है स्पेस में, तो पाकिस्तान के पास क्या कैपेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से हम चीन की मदद ले रहे हैं इसमें? जी, पाकिस्तान के पास जो है ना सैटेलाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की मुकम्मल कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन लॉन्च के लिए हम अक्सर चाइना के साथ कोऑपरेट करते हैं। उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने पहले भी कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और ये सैटेलाइट भी हमारा चाइना के चिचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। और जो पिछले सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उनसे ये सैटेलाइट कितना डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 सैटेलाइट? जी, जैसा आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे रोज रोज एडवांस हो रही है, इसी तरह जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में भी जो डिफरेंट डिज़ाइन अप्रोचेज हैं, डिफरेंट हार्डवेयर्स हैं, वो एडवांस होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं। और हर सैटेलाइट की जो है ना स्पेस के अंदर एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड सर्विस टाइम होता है जिसके लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई भी सैटेलाइट इंडेफिनिट टाइम तक स्पेस में नहीं रह सकता ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर। तो प्रीवियस सैटेलाइट्स का भी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम था, तो उसके बाद ये सैटेलाइट जो है ये आप समझ लें कि एक रिलेटिवली एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ज़्यादा स्मार्ट है और ये नेक्स्ट आने वाले सालों में जो है ना सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान। ठीक है, ओके। एक तो ये रिप्लेस करा है पुराने सैटेलाइट को, एज यू हैव सेड। आम आदमी के लिए अगर हम थोड़ी सी बात करें, आम पाकिस्तानी के लिए, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इसमें वेदर फोरकास्टिंग आ जाती है, सिग्नलिंग आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली उन लूप होल्स की बात करें जो पहले थे या फिर जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको ये दूर करेगा अगर कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर सके कि इस चीज़ में इस तरह की बेहतरी आ सकती है थ्रू दिस सैटेलाइट, इफ़ यू कैन। जी बिल्कुल, जी जैसे पाकिस्तान चूंकि एक एग्रीकल्चरल मुल्क है और हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ज़राअत पे डिपेंडेंट है, तो ज़राअत की जो अच्छी मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है एक अच्छी उससे ग्रोथ लेने के लिए। और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ज़राअत की मैनेजमेंट में। जो मुख्तलिफ अजनास की जो पैदावार की मॉनिटरिंग है, उनकी ग्रोथ है, उनकी जो प्रिडिक्शन है ऑल ओवर कंट्री और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, उसके अंदर सैटेलाइट जो इमेजेस हैं वो बड़ा इंफॉर्मेशन, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव डाटा प्रोवाइड करते हैं। और वो काम जो ग्राउंड सर्वेस के थ्रू या दीगर तरीकों से महीनों में किया जाता है, वो सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू जो है वो घंटों में या उससे भी कम में किया जा सकता है। तो ये इसकी एक जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इसी तरह अर्बन डेवलपमेंट में जो जिस तरह लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम हुआ था एक दौर में, उसमें सैटेलाइट इमेजरी का बड़ा एक्सटेंसिव यूज हुआ था। इसी तरह जो आपके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ब्रिजेस, डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनके सर्वेस के अंदर, उनकी फिजिबिलिटी स्टडीज में, इसी तरह आपके जो ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग है उनके अंदर बड़ा इसका सैटेलाइट इमेजिंग का रोल है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर इसका रोल है कि जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स वगैरह आते हैं, अगर हम ग्लेशियर्स को कंटिन्यूसली थ्रू सैटेलाइट मॉनिटर कर रहे हैं तो किसी भी किस्म का कोई डिजास्टर अगर आने वाला है तो उसको हम पहले से बेनिफिट्स हैं जो ले जा सकते हैं। ओके, चलें, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए स्पार्को की इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, पाकिस्तान का अहम तरीन इदारा है इस वक्त, क्योंकि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया का बहुत फोकस है, हमारे पड़ोसी मुल्क का बहुत फोकस है और हम कंपैरेटिवली अपना एक बेहतर रोल प्ले कर रहे हैं। फर्दर क्या है हमारे लिए, कुछ अच्छी खबरें ऐसी है, कुछ ऐसे एलिमेंट जिस पे आप रोशनी डाल सके जाते जाते, जिस पे स्पार्को काम कर आने वाले वक्त की ज़रूरत भी है, जो हमें हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे फ्यूचर में भी पाइपलाइन में दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं और ऑब्वियसली उन प्रोग्राम्स का इन्हिसार इस प्रोग्राम की कामयाबी पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कामयाबी से ना सिर्फ हमारी टीम्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, बल्कि हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स भी चूँकि इसी के ऊपर बेस करेंगे। तो इसलिए मैं बल्कि पूरी कौम से ये अपील करूंगा कि दुआगो रहें कि कल की लॉन्च हमारी सक्सेसफुल हो और सैटेलाइट कामयाबी के साथ अपने मदार में पहुंचे और जो इसके टारगेट्स हैं वो ये मुकम्मल तौर पे अचीव करे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं रुस्मान जो कि इस तरफ आना चाहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारी पढ़ा भी रही हैं, उनके लिए आप चूँकि आप स्पार्को के अंदर हैं, पाकिस्तान की एक प्रीमियर एजेंसी है, एक इदारा है जो काम कर रहा है, उनके लिए आप क्या स्कोप देखते हैं इस फील्ड के अंदर, या उनको कैसे आगे अपनी एजुकेशन को लेके जाना? ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली, बिल्कुल बहुत रेलेवेंट सवाल है ये। और
सेटेलाइट टेक्नोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और मैं ज़रूर इनकरेज करूंगा अपनी यूथ को, स्टूडेंट्स को कि वो इस फील्ड में आएँ। इसमें बड़े अच्छे कैरियर पोटेंशियल मौजूद हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज, और ये बल्कि दूसरे सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है उसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करती है, क्योंकि स्पेस एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफी सख्त किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं और या फिर जो अभी कंफ्यूज है या ढूंढ रहे हैं कि कौन सी फील्ड में जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मान इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कल ये लॉन्च होने वाला है। आई होप आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि कामयाबी से लॉन्च हो जाए। एक ब्रेक तो लेने का वक्त ही, अब क्लोजिंग का वक्त है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छा सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफिज़।